ये एनीमे कितना ज्यादा मस्त है ये कुछ ही देर में तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर मैं बात करूं अभी कुछ मंथ्स पहले हमने जितने भी सीरीज की थी तो उसमें से अगर हम सोलो लेवलिंग को हटा दे तो बाकी सारी सीरीज में ये एनीमे सीरीज ज्यादा अच्छी है। तो कहानी की शुरुआत में बहुत ही बेसिक चीज से शुरू होती है। हमारा मेन कैरेक्टर शिन एक ऑफिस वर्कर है। आज जब वो घर लौट रहा था तो उसके दिमाग में यही सवाल था कि ये काम वो कब तक करेगा। इसी सवाल के चक्कर में गलती से वो रोड से सिग्नल के बाद भी रास्ते पर आ गया और एक लेजेंडरी ट्रक से जाकर टकरा गया जिसने उसकी सोल को एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर कर दिया। इस वर्ल्ड में वो एक बच्चे की बॉडी में आया था जो बच्चा लगभग मरने की कगार पर था। खैर एक ओल्ड मैन ने वहां आकर उसे बचा लिया। अब इस वर्ल्ड में हमें पता चलता है कि मैजिक एग्जिस्ट करता है लेकिन शिन के पेरेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब उन्हें क्या हुआ ये चीज जानने के लिए हमें फिर से पास्ट में जाना होगा। पास्ट में आने के बाद हमें ओलिविया नाम के एक आदमी मिलता है जो कि असल में शिन का फादर है, लेकिन अभी तक शिन ने जन्म नहीं लिया है। ये एक समय पर इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट डीमन हंटर हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे एक हॉट लड़की मिली जो कि इसकी वाइफ बन गई और तब से जिस गांव में रह रहा है उस गांव के लोगों की मदद कर रहा है। ये गांव एक समय पर भुखमरी से जूझ रहा था। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी कारण से इसने फार्मिंग शुरू की, उन्हें खाना प्रोवाइड किया और लॉर्ड बनकर गाँव को इतने अच्छे से चलाया कि अब सब लोग अपनी लाइफ इजिली जी पा रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था ओलिविया की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये थी कि वो उसकी हॉट प्रेग्नेंट वाइफ, इसका कोई नाम नहीं है। एक दिन अचानक ही ओलिविया को एक लेटर मिलता है जो कि किंग की तरफ से आया था जिसमें उसे किंगडम बुलाया है। ओलिविया ये बात तुरंत ही अपने नेमलेस हॉट वाइफ को बताता है, लेकिन उसकी वाइफ को उसकी चिंता हो रही थी। वो कह रही थी कि तुम वहां संभल कर जाओ क्योंकि तुम पर हमला हो सकता है। ये हमला उसमें से कुछ नोबल्स करवा सकते हैं जिन्हें ओलिविया से खतरा है। असल में ओलिविया एक अच्छा आदमी है और वो बहुत ही अच्छी तरह से इनके विलेज को चला रहा है। इसी वजह से कुछ नोबल्स को डर है कि आगे चलकर किंग उसे एक बड़ी पोजीशन दे सकते हैं, इसलिए वो ओलिविया को खत्म करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी की नजरों में आए। यही बात वो अपनी वाइफ से सुनने के बाद ओलिविया उसे समझाता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो उसे खतरा नहीं है, लेकिन अगर वो किंगडम पहुंच गया तो वो किंग से और सोर्स की डिमांड कर सकता है जो कि गांव वाले के लिए अच्छा होगा। अभी यही अच्छा विचार लेकर ओलिवेरिया अपने घर से निकल गया। किंगडम थोड़ा सा दूर है इसलिए उसे कुछ दिन लगेंगे, लेकिन जिस दिन से वो गया उसी दिन से गांव की कुछ लेडीज लापता होनी शुरू हो गई। ये चीज किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि वो कहाँ गायब हो रही है, पर एक पुलिस ऑफिसर ने दूसरी लेडीज को बताया कि ये काम ओलिवेरिया का है। वो इस गाँव की लेडीज को किडनैप कर दूसरे गाँव में बेच रहा है। अभी वैसे तो सबके लिए ये बात मानना थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे जब वो लेडीज गायब हुई तो उन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया। वैसे एक दिन वही ऑफिसर जिसने ओलिविया के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई थी उसे एक गाड़ी की खबर मिली जिसने एक सभी गांव वालों को अपने साथ किया और जंगल की तरफ बढ़ गया। वहां उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी जिसके अंदर वो सारी लेडीज कैद थी जो कि लापता हुई थी। उनके चेहरे पर कपड़े बंधे हुए थे। इससे ये लोग समझ गए थे कि सच में ओलिविया इन्हें दूसरे गाँव में ले जाकर बेच रहा है। इसी वजह से उन्होंने मसाले जलाई और तुरंत ओलिविया के घर पर पहुंच गए जहाँ घर में सिर्फ ओलिविया की वाइफ थी और बिना ये चीज सोचे कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ अकेली है उन्होंने घर में आग लगाना शुरू कर दिया। वैसे ये वो दिन था जिस दिन ओलिविया वापस लौटने वाला था। वो अभी गाड़ी में था और सोच रहा था कि आखिर किंग ने उसे बुलाया था, लेकिन फिर वो उससे मिलने क्यों नहीं आया। इतने में उसकी नजर सामने अपने घर पर पड़ती है जिसमें आग लगी हुई थी। वो जल्द से जल्द वहां पहुंचता है और देखा कि उसका घर पूरी तरह से जल चुका है। साथ ही उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी मरी हुई वाइफ की डेड बॉडी मिली। वैसे वही पीछे वो जानवर लोग मतलब गाँव वाले भी थे जो की बार बार कह रहे थे कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो तो भला हो उस पुलिस ऑफिसर का जिसने ओलिविया की सच्चाई उन्हें बता दी, पर ओलिविया जवाब देता है कि उनके गांव में कोई भी पुलिस एग्जिस्ट नहीं करती। ये सुनकर गांव वाले भी सोच में पड़ गए। उन्होंने भी सोचा कि ये बात सही है क्योंकि जो आदमी उनकी मदद कर रहा था वो आज से पहले कभी गांव में देखा ही नहीं गया। खैर ओलिविया को सारी बात समझ में आ चुकी थी। वो समझ गया था कि ये नोबल्स का काम है, लेकिन वो नोबल्स से गुस्सा नहीं है क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो है ही बुरे। पर एक गांव वाले जिनके लिए ओलिविया ने अपना सब कुछ गवा दिया उन्होंने वो चीज छीन ली जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। इसी कारण से ओलिविया गांव वालों की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि वो उन सभी को खत्म कर देगा। ऐसा कहते हुए अभी उसकी आंखों में आंसू थे और अचानक ही वो बहुत ही तेजी से चीखता है, जिसके बाद उसकी बॉडी से एक एनर्जी निकलती है जिससे उस गाँव के साथ साथ आसपास के पूरे जंगल तबाह हो जाता है। और यही पहली बार एक ह्यूमन ने एक डीमन में ट्रांसफॉर्म कंप्लीट किया, मतलब ओलिविया अब एक डीमन बन चुका है। खैर वो तो वहाँ से चला गया, लेकिन उसे ये चीज नहीं पता थी कि उसकी नेमलेस हॉट वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन वो भी मरने वाला था। पर थैंक्स उस बूढ़े अंकल का जिसने शिन को बचा लिया। वैसे इस सीन के बाद से टोटल 8 साल बीत चुके हैं और अब शिन भी 8 साल का हो चुका है। वो वैसे तो कई तरह के अलग अलग मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो ये बात सीक्रेट ही रखता है जिससे कि वो एक ऑर्डिनरी बच्चा लगे। पर उसकी ग्रैंडफादर मतलब उसी ओल्ड मैन को ये चीज पता है कि शिन कोई मामूली बच्चा नहीं है, क्योंकि शिन बिना इनकेंटेशन के भी पावरफुल मैजिक स्पेल को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो भी कम उम्र में। उसकी ग्रैंडफादर का नाम मैरलिन है, साथ ही उसकी ग्रैंडमदर भी है जिसका नाम है मेलिडा, जो कि हमेशा शिन पर गुस्सा करती है
है क्योंकि शिन खतरनाक खतरनाक जानवरों को मार कर लाता है जो कि इतने खतरनाक है कि वो शिन की जान भी ले सकते हैं। वैसे शिन को एक डी-हार्ड अंकल भी मिले जो कि शिन को शॉर्ट ट्रेनिंग करवाते हैं और अब शिन और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है तो उसकी शॉर्ट ट्रेनिंग को और ज्यादा हार्ड कर दिया जाएगा। वैसे इसके बाद फिर से 2 साल बीत जाते हैं। अब मर्लिन के हिसाब से वो समय आ चुका था कि शिन को इस वर्ल्ड के कुछ सीक्रेट्स के बारे में बताया जाए। मर्लिन उसे उसी जंगल में ले आता है जहाँ शिन का जन्म हुआ था। वो बताते हैं कि इस वर्ल्ड में डीमन एग्जिस्ट करते हैं जो कि बहुत खतरनाक है। एक टाइम पर एक डीमन के चलते ये पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी, लेकिन मर्लिन ने अपनी पावर की मदद से इस दुनिया को बचा लिया। अब वो बूढ़े हो चुके हैं, इसका मतलब अब वो और ज्यादा ये काम कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए वो शिन को ये चीज सिखाएंगे। आज वो शिन को अपनी डोमेन एक्सपेंशन की पावर यूज करके दिखाते हैं जिससे कि वो डीमन के प्रेजेंस को महसूस कर सकता है। शिन वैसे तो सिर्फ 10 साल का है, इसका मतलब मर्लिन के हिसाब से उसे ये चीज सीखने में बहुत समय लगेगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये चीज बताई तो तुरंत ही शिन ने डोमेन एक्सपेंशन का स्पेल कास्ट कर लिया। उसका डोमेन एक्सपेंशन इतना बड़ा था कि उसने पूरे जंगल को कवर कर लिया। अभी मर्लिन को शिन की वो एनर्जी थोड़ी सी अजीब लग रही थी, लेकिन वो इस चीज के बारे में सोच पाता या कुछ बोल पाता इतने में शिन ने कुछ अजीब महसूस किया। ये असल में एक डीमन की प्रेजेंस थी जो कि जंगली जानवरों को खा रहा था। दोनों ही पूरी स्पीड में उस डीमन के पास पहुंचे और शिन ने उस डीमन को देखते ही अपनी तलवार निकालकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया। वो डीमन साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था, इस कारण से मर्लिन शिन को पीछे हटने का कह रहा था, पर शिन नहीं रुकता। वो डीमन यहाँ शिन को खत्म ही कर देता है, लेकिन अचानक से ही शिन ने अपने एन्चेंटेड शूज का इस्तेमाल करते हुए खुद की स्पीड को और डायरेक्शन को चेंज किया और एक स्वॉर्ड स्ट्राइक के साथ उस डीमन का सर गर्दन से अलग कर दिया और वो खत्म हो चुका था। अभी मर्लिन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी डीमन को सिर्फ एक स्वॉर्ड स्ट्राइक में खत्म होते हुए देखा था। वो शिन से पूछते हैं कि आखिर उसने एन्चेंटमेंट कैसे पूरी की। शिन कुछ नहीं बताता। अब सीन रात पर आता है जहाँ शिन सो चुका था, लेकिन मर्लिन, मेलिडा और माइकल तीनों बैठकर बात कर रहे थे। मर्लिन कह रहे थे कि भले ही हमने शिन को हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन की तरह पाला है, लेकिन असलियत बताने का समय आ चुका है क्योंकि शिन की उम्र 10 साल की हो चुकी है और उसे पता चलना चाहिए कि अगले दिन जब शिन माइकल के साथ सोलो ट्रेनिंग कर रहा था तब मर्लिन उसे अपने साथ लेकर जाता है और बताता है कि वो उनका ग्रैंड चाइल्ड नहीं है। वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि शिन ने अपनी डेड मदर की बॉडी से जन्म कैसे लिया, लेकिन ये एक मिरेकल से कम नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अभी उन्हें लग रहा था कि शिन ये सब सुनकर दुखी हो जाएगा, लेकिन शिन दुखी नहीं था। वो कह रहा था कि मेरे लिए आप ही मेरे फादर हो और आप ही मेरी मदर हो, इसलिए मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मर्लिन रोने लग जाता है, पर ये खुशी के आंसू थे। वैसे इसके बाद यहाँ से करीबन 5 साल बीत जाते हैं, मतलब शिन 15 साल का हो चुका था। आज वो शिन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और बाद में शिन को लेकर जाते हैं उसकी पावर सभी को दिखाने के लिए, क्योंकि अब शिन एक अडल्ट है इसलिए वो अपनी पावर शो कर सकता है। वो एक बड़ी खाली जगह पर आ चुके थे जहाँ शिन ने अपनी पावर यूज की। उसकी पावर के कारण वहाँ सामने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक धमाका हुआ। ये चीज देखकर अभी मेलिडा मर्लिन पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि मर्लिन ने शिन को एक बहुत ही खतरनाक डीमन में बदल दिया। मतलब इतनी पावर के बारे में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो सभी शिन से उसकी पावर का सोर्स पूछ रहे थे। वो सभी लोग बेवकूफ हैं क्योंकि ये चीज तो नॉर्मल थी। वो एक जंगल में रहते हैं जहाँ आज तक शिन ने किसी लड़की को नहीं देखा। लड़की के नाम पर उसने सिर्फ मेलिडा को देखा है जो कि एक बूढ़ी आंटी है, तो उसकी बॉडी में ताकत तो हो गई। खैर अभी शिन को कुछ नए लोग मिलते हैं जो कि असल में मर्लिन के जान पहचान वाले हैं। इनमें से एक था सीएम जो कि शिन की पावर की वजह से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड है। वो मर्लिन से कहता है कि आखिर वो शिन को अपनी कंट्री में ले जाकर मैजिक एकेडमी में क्यों नहीं एडमिशन दिला रहे। शिन जैसा टैलेंटेड लड़का बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है, जबकि वो पहले से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन और पावर बढ़ सकती है। अभी शिन ये सुनकर हैरान था कि अपनी कंट्री में। इस कारण से शिन पूछता है और उससे सीएम से कुछ ऐसे राज पता चलते हैं जो कि शिन के 15 साल तक छुपाए गए थे। असल में मर्लिन एक पूरी कंट्री के सवेयर है और बहुत पुराने हीरो हैं जिन्होंने इस पूरी धरती को बचाया था। दूसरी तरफ मेलिडा उन्हीं की टीम की एक दूसरी मेंबर हुआ करती थी जो कि बाद में मर्लिन से प्यार करने लगी और उनके बीच शादी हुई। शिन को ये चीज नहीं पता थी कि मर्लिन और मेलिडा शादीशुदा हैं। साथ ही शिन को पता चलता है कि माइकल असल में पूरी कंट्री का कमांडर है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन पर है। शिन को आज बहुत ज्यादा झटका लगा है। खैर अब फाइनली वो एक किंगडम देखेगा, मतलब दूसरे लोगों से मिलेगा। इसी खुशी में मर्लिन और मेलिडा के साथ उनके मेंशन पहुंचा। मेंशन में एंट्री लेते ही उनका स्वागत कई सारे गार्डों ने किया। अभी इतने सारे लोगों को देखकर शिन हैरान था। मतलब सोचने वाली बात है कि ये बूढ़े लोग जंगल में रह रहे हैं जबकि इनके पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज है। खैर अभी यहाँ पर कुछ काम थोड़े सुलझाने होंगे, इसलिए मर्लिन और मेलिडा शिन से कहते हैं कि अगर वो किंगडम में घूमना चाहे तो आराम से घूम सकता है। ये सुनकर शिन चला गया वापस जगह देखने। रास्ते में वो फल वगैरह खाते हुए एक्सप्लोर कर रहा था। तभी वो एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा जहाँ 3 सड़क छाप गुंडे प्लॉट डेवलप करने की तलाश में थे। उन्होंने एक लड़की को भी पकड़ लिया। शिन वहाँ आकर उसे बचाने वाला था। इसी वजह से वो तीनों गुंडे शिन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन शिन उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देता है।
देता है। साथ ही तीसरे गुंडे का डैगर शिन के सिर्फ हाथ से थोड़ा लग गया, जो कि स्टील का बना हुआ था। ये चीज देखकर वो लड़की शिन से बहुत ज्यादा इंप्रेस थी। वो शिन से पूछते कि आखिर वो चाकू उसने अपने हाथ से कैसे तोड़ दिया, जिस पर शिन जवाब देता है कि उसके लिए उसके पास एक दूसरा चाकू है। ये बस एक नॉर्मल पिकअप लाइन थी। खैर तभी वहाँ दूसरी लड़की की एंट्री हुई। शिन उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि इतने बड़े तो शिन ने वाटरमेलन आज तक नहीं देखे। वैसे बाद में ये लोग कैफे में बैठे थे, जहाँ वो पहली लड़की मारिया शिन को शुक्रिया कहती है। साथ ही उस दूसरी लड़की से इंट्रोड्यूस कराते हुए बताती है कि इसका नाम सिजिलियन है। वैसे शिन सिजिलियन से हाथ मिलाने के लिए आगे करता है, तो वो शर्मा जाती है। खैर मारिया बताती है कि वो मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं। साथ ही मारिया का सपना है कि वो मर्लिन और मेरिडा से मिलना चाहती है। मारिया के दिमाग में उनकी इमेज बहुत पुरानी वाली है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल हीरोज हुआ करते थे। वैसे इन लोगों को उन दोनों के सीक्रेट ग्रैंड चाइल्ड के बारे में भी पता है। इसी वजह से मारिया उस ग्रैंड चाइल्ड से मिलना चाहती है, जिसे वो अपना फ्यूचर हस्बैंड ऑलरेडी मान चुकी है। खैर शिन जैसे ये बात सुनता है तो वो तुरंत ही उठकर वहां से चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर लीक हो। वैसे शिन जब जा रहा था तो सिजिलियन की नजर शिन पर ही थी, जो देखकर मारिया उससे चिढ़ाते हुए कहती है कि क्या वो शिन को लाइक करने लगी है, जिस पर सिजिलियन कहती है कि बिल्कुल नहीं। तो मारिया कहती है कि ठीक है, फिर शिन को मैं अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी, जिस पर सिजिलियन ने तुरंत ही मना कर दिया था। मतलब वो मारिया के ट्रैप में फंस गई। वैसे ये दोनों ही बिगड़ैल लड़कियां हैं। खैर अभी के लिए सीन चेंज होकर सीधा मैजिक एकेडमी पर आ गया था, जहाँ शिन पहुंच चुका है। अभी वहाँ एक लिस्ट तैयार की गई, जिसमें लिखा है कि कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में जाकर एग्जाम देगा। ये एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है। शिन अभी अपना नाम देख रहा था, इतने में ही एक लूजर लड़का जिसका नाम कर्ट है, वो शिन से आकर साइड हटने का कहता है। शिन ने उसकी बात सुनी थी, इस वजह से वो शिन के कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे हटाता है, पर शिन उसके हाथ को पकड़कर मोड़ देता है और कहता है कि अगली बार से वो ऐसी गलती ना करे। असल में वहाँ लाइन लगी हुई थी और कर्ट लाइन के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा था। कर्ट ये सुनकर शिन को धमकी देता है और कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। जो सुनते हुए वहाँ एक दूसरे लड़के की एंट्री हुई, जिसका नाम अगस्त था। नहीं, वो अगस्त में बॉर्न नहीं हुआ था, वो बस अनएक्सपेक्टेडली हो गया और उसके पेरेंट्स ने भी उसके बारे में कुछ प्लान नहीं किया, इसलिए उन्हें कैलेंडर में आगे पीछे कर जो महीना समझ में आया उन्होंने नाम रख दिया। अभी के लिए वो आगे बढ़कर उस कर्ट नाम के लड़की को समझाता है कि अगर वो ऐसी गलती करेगा तो शायद उसे एंट्रेंस एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। जो सुनकर कर्ट वहाँ से चला गया। असल में इतनी शांति से इसलिए चला गया क्योंकि अगस्त असल में इस किंगडम का प्रिंस है। जब वो शिन को अपना नाम इंट्रोड्यूस करता है तो शिन भी ये चीज पहचान चुका था। वहीं हम मारिया और सिजिलियन को देखते हैं, जो कि शिन को अभी अगस्त के साथ इतना फेमिलियर बात करते हुए देखकर हैरान थी। वो सोच रही थी कि आखिर शिन है कौन जो प्रिंस के साथ इतना नॉर्मल बात कर रहा है। खैर अगले सीन में इनकी राइटिंग एग्जाम शुरू होती है, जो कि ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं था। उन्होंने पेपर वगैरह पर सब जवाब वगैरह लिखे और सीन सीधा प्रैक्टिकल एग्जाम पर आ गया, जहाँ उनके सामने सब्जेक्ट थे जिन्हें अपने मैजिक से डिस्ट्रॉय करना था, या यूँ कह लो कि अपनी मैजिक पावर का यूज करके दिखाना था। वहाँ जो इंस्ट्रक्टर थी वो एक एक करके सभी लोगों को आगे बुलाती है। पहले लड़का जब आगे आता है तो शिन अभी बहुत ही एक्सीटेंडेंस से उसे देख रहा था, क्योंकि शिन पहली बार किसी दूसरे पर्सन को मैजिक यूज करते हुए देख रहा है सिवाय मर्लिन के। वो लड़का थोड़ा सा डांस करता है, जिसे ये लोग इनकेंटेशन कहते हैं, और फिर अपनी फायर बॉल रिलीज करता है, जो कि किसी काम की नहीं थी। शिन अब ये चीज देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था। खैर वो दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो सभी भी सेम उसी तरह से नाच गाना कर बहुत ही वाहियात लेवल का मैजिक दिखाते हैं। अब जब शिन की बारी आती है तो इंस्ट्रक्टर उसे समझाती है कि उसे अपने मैजिक पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि शिन इस पूरे किंगडम एरिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। शिन कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा जरूर करूंगा, और फिर अपने मैजिक को कंट्रोल करते हुए वो बहुत कम पावर यूज कर हमला करता है, लेकिन फिर भी सामने की दीवार डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। साथ ही वहाँ एक बहुत ही तेज धमाका हुआ, जिससे कई लोगों को उनकी ऑर्गेज्म मिल गई। सच में देखकर तो यही लग रहा था। खैर सामने की पूरी दीवार डिस्ट्रॉय करने के बाद शिन ने उस इंस्ट्रक्टर से कहा कि मैंने अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिस पर वो इंस्ट्रक्टर बोलते कि हाँ तुमने जरूर की होगी। वैसे इसके बाद सीन कुछ दिन बाद पर आता है। हम देखते हैं कि रिजल्ट आ चुके थे, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क शिन और अगस्त को मिले थे। इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश है। बाद में शिन को उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिया जाता है और साथ ही ड्रेस भी दी जाती है। अभी वो जो लेडी शिन को ड्रेस दे रही थी वो शिन को समझाती है कि वो अपनी ड्रेस के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि इस ड्रेस पर खास तरह के इनकंटेशन स्पेल और कुछ डिफेंसिव स्पेल लगे हुए हैं। ये चीज सुनने के बाद शिन के चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि शिन को छेड़छाड़ ना करने को कहा गया है और उसे ऐसे कामों में मजा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कर्ट को जब पता चला कि शिन के सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं तो उसे अब इस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। असल में वो जेलस फील कर रहा था और उसे लगता है कि शिन ने चीटिंग किया। और दूसरी तरफ शिन अभी अपनी ड्रेस खोलकर उस पर बनाए गए पुराने सारे स्पेल हटा रहा था, जिससे कि वो खुद के नए पावरफुल स्पेल उस पर इंचेंट कर सके। हालांकि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि शिन बहुत सारे स्पेल उस पर कास्ट कर रहा था, पर फिर भी वो कामयाब हुआ, जिस कारण से उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो रात को चिल्ला पड़ा सेलिब्रेट करने के लिए। उसकी आवाज सुनकर उसकी ग्रैंड माँ मेलिडा वहाँ पहुंची, जिन्होंने शिन पर गुस्सा किया। और जब बाद में उन्हें ये पता चला कि शिन ने स्कूल यूनिफॉर्म पर बने हुए स्पेल को हटाकर अपने स्पेल लगा दिए तो उन्होंने और ज्यादा गुस्सा किया, क्योंकि ये काम इलीगल था। उसने नियमों
को तोड़ा है। खैर फिर भी वो ज्यादा कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब स्कूल सेरेमनी थी तब वो शिन को समझाती कि उसने अपने ड्रेस के साथ जो कुछ भी किया है इस बारे में वो किसी को और ना बताए। इस पर शिन ने हाँ कर दी थी। तभी वो लोग देखते हैं कि दूसरी बड़ी फैमिली के लोग अभी उन्हीं की तरफ भागते हुए आ रहे हैं, क्योंकि मेलिडा और मर्लिन बहुत समय बाद सिटी लौटे हैं। वैसे इसके बाद सीन सीधा सेरेमनी वाले टाइम पर शिफ्ट होता है, जब सभी को स्पीच देने के लिए बुलाया जा रहा था। जब शिन का नाम लिया जाता है तो शिन की आइडेंटिटी के बारे में बताया जाता है कि वो असल में मेलिडा और मर्लिन का ग्रैंडसन है। ये सुनकर अभी मारिया और सिसिलियन दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक थे, पर उन्हें डाउट तो था कि शिन किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, पर उन्होंने सोचा नहीं था कि वो इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता होगा। खैर अब फायदा उठाने का समय था। जैसे ही स्पीच वगैरह खत्म हुई तो मारिया और सिसिलियन शिन के पास आए। उन्होंने शिन को बताया कि एक लड़का है जो कि सिसिलियन को परेशान कर रहा है, क्योंकि वो बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। क्या शिन उसकी मदद करेगा? शिन को जैसे ये बात पता चली कि जिस लड़की को वो लाइक करता है उसे कोई दूसरा लड़का परेशान कर रहा है, तो शिन ने तुरंत उस लड़के के बारे में पूछा। इतने में वो लड़का खुद वहाँ चल कर आ गया। ये और कोई नहीं बल्कि कर्ट था। असल में सिसिलियन और कर्ट की शादी तय हो चुकी है, क्योंकि कर्ट एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है और सिसिलियन के जो फादर है वो कर्ट के फादर के लिए काम करते हैं। अभी कर्ट वहाँ से आते हुए सिसिलियन पर चिल्लाते हुए कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी दूसरे लड़के से बात करने की। ऐसा कहते हुए वो सिसिलियन के कंधे पर हाथ रखने वाला था, लेकिन इतने में ही शिन ने उसका हाथ काट दिया और कहा कि सिसिलियन को अब वो प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए वो सिसिलियन से बात नहीं करे तो वो अच्छा है। हालांकि कर्ट को इस पर गुस्सा आता है, पर वो शिन को जवाब नहीं देता। वो सिसिलियन पर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर वो नहीं मानी तो वो उसके फादर से कहकर सिसिलियन के फादर को कमांडर की पोस्ट से निकलवा देगा। ये सुनकर सिसिलियन डर गई थी, लेकिन इतने में अगस्त की वहाँ एंट्री हुई, जिसने कर्ट को समझाया कि अगर वो ऐसे बचकाने काम करेगा तो शायद उसके फादर की पोजीशन खतरे में आ सकती है। साथ ही अगस्त ने धमकी दी कि अगर वो अभी यहाँ से नहीं गया तो ठीक नहीं होगा। अब अगस्त प्रिंस है, इस वजह से कर्ट उसे कुछ नहीं कह सकता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो मन में कहता है कि वो शिन से बदला लेने जरूर आएगा, क्योंकि ये सब कुछ शिन की वजह से हो रहा है। अब यही सेम चीज शिन कह रहा था कि मुझे पक्का भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने जरूर आएगा। इस पर अगस्त कहने लगता है कि पर तुमने ही तो अभी सिसिलियन से प्रॉमिस किया कि तुम उसे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। ये सुनकर शिन का चेहरा लाल हो चुका था। खैर अब शिन ने प्रॉमिस कर ही दिया है तो उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो हमेशा तो सिसिलियन के साथ नहीं रह सकता, मतलब वो रहना तो चाहता है लेकिन अभी के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो सिसिलियन की ड्रेस पर भी अपनी ड्रेस की तरह कुछ खास डिफेंसिव और हीलिंग टाइप इनकैंटेशन स्पेल कास्ट करेगा, जिसके लिए वो सिसिलियन को घर ले जाना चाहता था। अभी मारिया, अगस्त और उसके दो दोस्त लकी और जूलियस वो भी साथ चलने की डिमांड करते हैं। अभी बात सुनकर अगर तुम्हारे दिमाग में कोई गलत चीज आ रही हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो घर पर ग्रुप स्टडी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जा रहे। खैर अगले सीन में वो शिन के घर पर पहुंच चुके थे, जहां सबसे पहले उनकी मुलाकात मेलिडा और मर्लिन से हुई। शिन को अभी परमिशन लेने की जरूरत है। वो मेलिडा से कहते हैं कि क्या वो सिसिलियन की ड्रेस पर भी सेम अपनी ड्रेस की तरह इनकैंटेशन स्पेल कास्ट कर सकता है, सिर्फ सिसिलियन के अच्छे के लिए। इस चीज पर मेलिडा को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो सिसिलियन से कहते हैं कि देखो उन स्पेल के कास्ट हो जाने के बाद तुम्हारी ड्रेस एक नेशनल ट्रेजर की तरह बन जाएगी। क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? जिस पर सिसिलियन ने तुरंत ही मना कर दिया। वो कहती है कि मैं शिन का फायदा नहीं उठाना चाहती। शिन ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए जब वो मेरे साथ है तब तक मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। मुझे इस तरह की कोई भी कीमती चीज उससे नहीं लेनी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी, पर मेलिडा उसे रोकने को कहती है। वो कहती है कि वो बस उसका टेस्ट ले रही थी, ये देखने के लिए कि कहीं सिसिलियन शिन का एडवांटेज तो नहीं उठा रही। हालांकि ये सुनकर सिसिलियन की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू भी आने लगे थे। जो देखकर शिन कहता है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि सिसिलियन उसका फायदा नहीं उठा रही, जबकि वो तो चाहता है कि वो उसका फायदा उठाए। खैर सिसिलियन ने बाद में दूसरे कमरे में जाकर अपने कपड़े चेंज कर शिन को ड्रेस दे दी थी, जिसके बाद शिन ने सभी के सामने उस पर इनकैंटेशन स्पेल ऐड किया। बाद में रात के समय हमें पता लगता है कि शिन ने सभी की ड्रेस पर स्पेल कास्ट कर दिए, जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। खैर मारिया ने इस चीज के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो नेशनल ट्रेजर पहन कर घूमे। वैसे बाद में शिन इन्हें टेलीपोर्ट करते हुए अपने उस कैबिन के पास भी ले आया था, मतलब एक तरह से उस कैसल के सामने। ये जगह एक कैबिन की तरह ही है जहाँ पर शिन पला बड़ा है, और वो जगह देखकर शिन वापस से उन्हें वही कासल में ले आता है, मतलब उसी मेंशन में। अभी मारिया शिन की पावर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी, क्योंकि शिन ने एक ही सेकंड में उन्हें टेलीपोर्ट कर इतनी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल कर दी। हालांकि खुद ही मैजिक में कमी निकालते हुए शिन बताता है कि वो सिर्फ उसी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है जहाँ वो ऑलरेडी कभी जा चुका हो, लेकिन फिर भी ये एबिलिटी बहुत काम की है। अगले दिन हम देखते हैं कि शिन सिसिलियन और मारिया को उनके घर से पिकअप कर रहा था। कुल पहुंचने के बाद शिन अपनी मैजिक पावर से सेंस करता है कि आसपास कोई नेगेटिव ऑरा नहीं है, मतलब सिसिलियन को कोई खतरा नहीं है। हालांकि सिसिलियन उससे माफी मांगती है, क्योंकि
शिन को उसके घर तक आना पड़ रहा है उसे लेने के लिए, लेकिन शिन कहता है कि चिंता की बात नहीं है, जब तक मैं हूँ तब तक तुम पर कोई खतरा नहीं आ सकता। ये सुनकर सिसिलियन बहुत ही खुश हो गई थी। अभी वो इसी तरह से प्यार भरी बातें कर रहे थे, लेकिन मारिया को ये चीज बहुत ही अजीब लग रही थी। इनकी बातें सुनते सुनते उनके पेट में दर्द होने लगा था। खैर लकीली सही सलामत वो स्कूल पहुंच जाती है, जहाँ इनकी मुलाकात अगस्त से होती है। और फिर 15 मिनट के टाइम के बाद एल्फ्रेड नाम का एक टीचर उनकी क्लास में आता है, जो कि अभी इन्हीं स्कूल के बारे में बता रहा था। एल्फ्रेड ने बताया कि इनके स्कूल में अलग अलग क्लासेस हैं, मतलब एक तरह से अलग अलग ग्रुप हैं जो कि अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं। जिस भी स्टूडेंट को किसी भी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है वो उस हिसाब से ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। अभी शिन को तो किसी भी ग्रुप में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसके लिए कोई भी ग्रुप चैलेंजिंग नहीं रहेगा। शिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से अल्फ्रेड ने ऑलरेडी शिन का ग्रुप ज्वाइन करवा लिया था। साथ ही इस स्कूल की बिगेस्ट कैनन गर्ल जिसका नाम यूरी है, वो भी इनके ग्रुप को ज्वाइन करती है। अब अल्फ्रेड ने देखा कि इनके ग्रुप में ऑलरेडी 5 लोग हो चुके हैं, तो वो आकर ऑफर देने लगता है कि अगर ये लोग चाहें तो वो इनके फैसिलिटी एडवाइजर बन सकता है। खैर इन लोगों ने हाँ कर दी थी, पर इसके बाद सीन चेंज हुआ और हम कर्ट के पास आए, जो कि अभी भी यही सोच रहा था कि वो शिन से बदला कैसे ले। लेकिन इतने में ही उसके फादर वहाँ आए, जिन्हें ये सारी बात पहले से पता चल चुकी थी कि कर्ट बेवकूफी कर रहा है, मतलब किसी भी दूसरे स्टूडेंट से लड़ना झगड़ना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी, और वो भी ऐसे स्टूडेंट से जो कि बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल वाला हो। पर कर्ट कहाँ समझने वाला था, उसे अपने फादर की बात भी सही नहीं लगी। वो तो चिल्ला कर कहने लगता है कि वो शिन से बदला लेकर रहेगा, जो सुनकर उसके फादर ने उसे पीटा और बाद में 2 लोगों के साथ एक जेल में डाल दिया। जेल मतलब ऐसा बंद कमरा जो कि कर्ट खुद से नहीं खोल सकता, इसलिए हम जेल ही कहेंगे। वैसे अगले दिन ये बात अगस्त अभी शिन को बता रहा था कि कर्ट को कुछ दिनों के लिए एक कमरे में बंद कर दिया गया है, और वो तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक वो शांत दिमाग से डिसीजन लेना ना सीख जाए। खैर शिन उससे पूछता है कि क्या कर्ट हमेशा से ऐसा ही था, जिस पर वो लोग कहते हैं कि नहीं। वहाँ लकी भी खड़ा हुआ था, जो कि अगस्त का दोस्त है। बहुत पहले कर्ट और लकी एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तब कर्ट का बिहेवियर बिल्कुल अलग था, लेकिन एक टीचर इनके स्कूल में आया जिसका नाम स्टॉर्म है, मगर अगर हम उसके पूरे नाम पर फोकस करें तो उसका नाम पूरा ऑलिवेरिया स्टॉर्म, मतलब असल में वो शिन का फादर है। तो कर्ट की मुलाकात उस टीचर से हुई, जिसके बाद से कर्ट का बिहेवियर चेंज हो गया। अभी वो टीचर इनके स्कूल में है, लेकिन वो देख नहीं सकता, मतलब सभी लोग तो यही मानते हैं, क्योंकि स्टॉर्म की आंखों पर हमेशा पट्टी बंधी होती है। वैसे अभी लोग शिन को स्टॉर्म के बारे में बता रहे थे, तभी सीन स्टॉर्म पर आया, जो कि उस कमरे में पहुंच चुका था जहाँ कर्ट को बांध दिया गया है। वो वहाँ आकर कर्ट से कहता है कि आखिर वो क्या चाहता है, जिस पर कर्ट का यही जवाब था कि वो सिर्फ शिन से बदला लेना चाहता है। जो सुनकर स्टॉर्म ने उसे डेमोनिक पावर दी, जिसके कारण अब कर्ट एक डीमन में बदल चुका था। हालांकि वो सोच समझ सकता है, मतलब उसे शिन से बदला लेना, ये चीज अभी भी उसके दिमाग में है। वैसे वहाँ स्कूल में शिन और उसके दोस्त जब क्लास की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में शिन को डेमोनिक एनर्जी महसूस हुई। जब उसने झाड़ियों की तरफ देखा तो वहाँ सिर्फ कर्ट खड़ा हुआ था। खैर उसका बिहेवियर अलग था, वो शिन से कह रहा था कि मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ। अचानक ही उसने यहाँ पर हमला कर दिया। उसने फायर बॉल से हमला किया था, जिसे रोकने के लिए शिन एक शील्ड बैरियर को क्रिएट किया, पर फिर भी ये फायर बॉल अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इस कारण से शिन के हाथ जलने लगे थे। शिन मारिया और सिसिलियन से कहता है कि वो भी अपना मैजिक कास्ट कर उसकी मदद करे। असल में उन्होंने ऐसा किया जिसके कारण किसी तरह से शिन ने उस फायर बॉल को रोक लिया था। हालांकि शिन के हाथ बहुत ही बुरी तरह से जल चुके थे, पर अपनी अनचेंटेड ड्रेस के कारण ऑटो हीलिंग से उसके हाथ ठीक हो गए। वैसे हर बार की तरह अगस्त यहाँ आगे आकर कर्ट को समझाता है कि अगर उसने फिर से इस तरह से इन पर हमला किया तो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। पर कर्ट अब डीमन की कब्जे में है, मतलब आखिरी चीज जो उसे याद है वो यही है कि उसे शिन से बदला लेना है, बाकी उसे कुछ भी नहीं पता। इस कारण से वो अजीब तरह से बिहेव करने लगा था। कर्ट की आंखें लाल हो चुकी थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि उसकी बॉडी में से एक भी बोन बची हुई हो। ये देखते हुए शिन अगस्त से कहता है कि वो सभी लोगों को यहाँ से लेकर जाए जब तक शिन खुद कर्ट को संभालेगा। ये सुनकर अगस्त तुरंत ही सभी लोगों को ले गया और शिन ने फैसला किया कि अब अपनी पूरी पावर से लड़ेगा। तभी कर्ट ने हमला करना शुरू कर दिया। कर्ट भी बहुत पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल कर रहा था, जिनसे बचने के लिए शिन को भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि कर्ट की पावर कई गुना बढ़ चुकी थी। हालांकि फिर भी किसी तरह से अटैक डोज करते हुए शिन हमला कर कर्ट को जमीन पर गिरा देता है। वैसे कर्ट फिर से खड़ा हो चुका था और अभी जोर से चिल्ला रहा था कि वो शिन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। शिन ये चीज देखकर हैरान है, क्योंकि अभी तक शिन ने जिस भी डीमन से फाइट की थी वो बात नहीं कर सकते थे। शिन ने ये चीज पहली बार देखी कि एक डीमन बात कर रहा है। इसका मतलब यही था कि कर्ट में सेंसेस में, मतलब वो सोच समझ सकता है। इसका मतलब शायद उसे ठीक किया जा सकता हो। क्या कर्ट यहाँ अचानक ही शिन पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे शिन बच रहा था। हालांकि कर्ट अब अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगा था
था। इससे पहले कि शिन उस पर हमला करता, शिन ने यहाँ लाइटिंग पावर का इस्तेमाल किया, जिससे कर्ट को दर्द हुआ। वो कर्ट चिल्लाया। शिन समझ चुका था कि दर्द कर्ट भी महसूस कर पा रहा है। अगर कोई तरीका होता जिससे कर्ट को ठीक किया जा सकता है तो अभी शिन भी वही करता, लेकिन शिन को ऐसा कोई तरीका नहीं पता, जिस वजह से शिन फिर से सेम वैसे ही लाइटनिंग स्ट्राइक कर्ट के ऊपर करता है। पर कर्ट अब अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला था, जिस कारण से उसकी बॉडी के आसपास एक ऑरा क्रिएट हुआ जो कि शिन के सभी लाइटनिंग अटैक्स को रोक रहा था। मतलब शिन अगर कोई भी नॉर्मल अटैक करेगा तो कर्ट का वो ऑरा उसके अटैक को रिपेल कर देगा। मतलब उन अटैक का कोई मतलब नहीं है। इस कारण से शिन को ना चाहते हुए भी अपनी तलवार बाहर निकालनी पड़ी, जिस पर उसने अपने एक खास स्पेल का इस्तेमाल किया और बाद में अपने शूज पर भी कुछ इंकेंटेशन स्पेल कास्ट करते हुए सीधा कर्ट पर हमला कर दिया। उसने एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक अटैक किया और कर्ट की गर्दन अलग कर दी। उसने यहाँ कर्ट की जान ले ली थी, जिस वजह से अंदर ही अंदर शिन को एक झटका लगा था। हालांकि अगर शिन ऐसा नहीं करता तो कर्ट का वो अटैक उस पूरे स्कूल को उड़ा सकता था। वैसे तभी शिन के सभी दोस्त वहाँ आ गए। अभी सिसिलियन तो शिन की बॉडी चेक कर रही थी कि कहीं उसके किसी औजार को चोट तो नहीं आई। वही दूसरी तरफ मारिया हैरान है क्योंकि शिन ने एक डीमन को हरा दिया, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी बात थी। खैर दूसरी तरफ वहाँ ओलिवेरिया स्टॉर्म अभी ये पूरी फाइट देख रहा था। हालांकि वैसे तो उसका सब्जेक्ट मारा गया, मतलब कि कर्ट मारा गया, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से वो अपने काम में पास हो चुका है क्योंकि उसे अपना बेटा मिल गया। वैसे शिन जब वापस अपने मेंशन पहुंचता है तो वहाँ आकर वो सीएम को देखता है, जो कि असल में इस पूरे किंगडम का किंग है। ये चीज पहले मुझे नहीं लगी थी, पर असल में वो किंग ही है। यह उसका गार्ड शिन को बताता है कि शिन को एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया जाने वाला है। ये अवार्ड बहुत पहले मर्लिन और मेलिडा को भी मिला था, जब उन्होंने एक बहुत पावरफुल डीमन को मारा था। अभी वैसे तो मर्लिन इस अवार्ड के खिलाफ है क्योंकि उन्हें लगता है कि सीएम का इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स का रीजन है, पर सीएम कहता है कि ऐसा नहीं है। ये अवार्ड मेलिडा और मर्लिन को भी मिला था और इससे उनके जो किंगडम के लोग हैं वही खुश होते हैं क्योंकि सबके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है। अभी ये चीज सुनकर मर्लिन ने भी हाँ कर दी थी, लेकिन उन्होंने सीएम को धमकी दी कि अगर इसके पीछे उसका कोई अलग रीजन हुआ या फिर उसने बीच में कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो शिन को लेकर फिर से यहाँ से चला जाएगा, जिस पर शिन ने हाँ कर दी थी। वैसे कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि शिन अभी सिसिलियन और मारिया के साथ रास्ते पर जा रहा था तो सारी दूसरी लड़कियों की नजर शिन पर ही थी। उन्होंने सुना कि शिन ने अपनी तलवार से उन डीमन को हराया, इसलिए वो शिन की तलवार देखना चाहती है। वैसे मारिया और सिसिलियन अभी शिन के साथ है, इस वजह से उन्हें डाउट भी है कि शायद ये दोनों शिन की तलवार ऑलरेडी दे चुकी है, मतलब वो इन दोनों को शिन की गर्लफ्रेंड समझ रही है, जिसके कारण सिसिलियन का चेहरा लाल था। क्या शिन उनसे माफी मांगता है क्योंकि शिन ने जो किया उसके कारण वो दोनों भी इस तरह से पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। मतलब ये चीज एक तरह से अच्छी नहीं लगती। अगर आप रास्ते पे जा रहे हो और 10-15 लोग आपको ही घेर रहे हो, पर सिसिलियन शिन से कहते हैं कि नहीं, शिन जहाँ भी जाएगा वो उसके साथ रहेगी। शिन ये सुनकर सोचता है कि यही सेम वर्ड मैंने कहे थे। सिसिलियन बस कॉपी पेस्ट कर रही है। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर एक सिक्योरिटी ब्यूरो के 2 सीक्रेट एजेंट्स पर आता है, जिसमें से एक का नाम कार्लेस है और दूसरे का नाम ऑल्ट है। ये दोनों अभी कर्ट के केस को संभाल रहे हैं। मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन अचानक से डीमन में कैसे बदल जाए, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके पीछे छानबीन चल रही है। अभी कार्लेस कह रहा था कि कर्ट के डीमन में बदलने से पहले वो अपने मिडिल स्कूल टीचर स्टॉर्म से मिला था। ये सुनकर ऑल्ट भी सलाह देता है कि फिर तो हमें उससे मिलना चाहिए। अगले सीन में ये दोनों स्टॉर्म के पास पहुंच गए थे, जो कि अभी सेंसरी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए चाय पी रहा था। ये पहली चीज थी जिसके कारण ऑल्ट को डाउट हुआ कि सच में स्टॉर्म अंधा है या नहीं। खैर यहाँ कार्सल अपनी बातों को शुरू करते हुए स्टॉर्म से कहता है कि अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपके एक स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, जिस पर स्टॉर्म जवाब देता है कि हाँ, वो एक डीमन में बदल गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ क्योंकि उसका बिहेवियर तो हमेशा से नॉर्मल था। ये बात सुनते ही कार्लेस के मन में एक बात आई और उसने तुरंत स्टॉर्म से कहा कि आपको हमारे साथ चलना होगा। हमने कर्ट की बॉडी को एग्जामिन किया, जहाँ हम देख रहे हैं कि आखिर उसकी बॉडी में क्या चेंज आए जिसके कारण वो एक डीमन में बदल गया, और हम चाहते हैं कि आप भी एक मैजिकल टीचर होने के कारण हमारे साथ चले। ये सुनकर स्टॉर्म ने हाँ कर दी और वो लोग वहाँ से चले गए। अभी वो एक टनल से होते हुए जा रहे थे। स्टॉर्म वैसा तो नहीं देख सकता या फिर शायद देख भी सकता हो, पर उसने कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं, जिस पर कार्लेस ने कहा कि कर्ट की बॉडी को एक स्पेशल जगह रखा गया है और वहाँ पहुँचने के बाद कर्ट की बॉडी तो कहीं नहीं दिखी, पर वहाँ बहुत सारे गार्ड थे। अब स्टॉर्म को ये चीज समझ में नहीं आती, पर कार्लोस बहुत समझदार है। जब स्टॉर्म ने कहा कि उसका एक स्टूडेंट डीमन में बदल गया, तभी कार्लोस ये चीज समझ चुका था कि क्योंकि जब ये बात सामने आई तभी किंग ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि कोई भी इस बारे में किसी को नहीं बताएगा और साथ ही इस चीज की खबर किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है कि किंग, कुछ सीक्रेट लोग और साथ ही शिन और उसके दोस्तों के अलावा ये चीज किसी और को पता ही नहीं हो सकती। अगर स्टॉर्म को ये बात पता है तो उसका
मतलब इस चीज में उसी का हाथ था। कार्लोस उससे पूछता है कि आखिर तुमने उसे डीमन में कैसे बदला, जिस पर स्टॉर्म जवाब देता है कि अब जब तुम लोगों को पता चली गया है कि कर्ट मेरे एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है तो अब मुझे छुपाने की जरूरत नहीं। खैर स्टॉर्म कहता है कि इस किंगडम में मेरे सारे एक्सपेरिमेंट अब पूरे हो चुके हैं, इसलिए मुझे और एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। वैसे स्टॉर्म ने जैसे ये चीज एडमिट की तो तुरंत ही अलर्ट ने अपने सभी साथियों से अटैक करने का कह दिया। जब इनके बीच फाइट शुरू हो रही थी तो वहाँ एक धमाका हुआ। ये धमाका उनके हमलों की वजह से हुआ था, जिसके पास की दीवार टूट चुकी थी। उसी समय शिन और उसके दोस्त दीवार के दूसरी तरफ से गुजर रहे थे। धमाके की आवाज सुनकर शिन और अगस्त वहाँ पहुंच जाते हैं। अभी शिन सामने स्टॉर्म को देखता है। शिन ने सुना था कि एक टीचर है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और वही कर्ट से आखिरी बार मिला था। इस वजह से शिन अगस्त से पूछता है कि क्या यही वो टीचर है। अभी जब अगस्त कह रहा था कि तब स्टॉर्म ये चीज खुद एडमिट करता है कि वही कर्ट से मिलने गया था और उसी की वजह से कर्ट एक डीमन में ट्रांसफर हुआ क्योंकि उसके एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। ये चीज सुनकर शिन को बहुत गुस्सा आ गया और वो तुरंत ही हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। अभी शिन अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन स्टॉर्म को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है। खैर शिन जमीन पर एक स्पेल क्रिएट करते हुए बहुत सारे स्पाइक्स जमीन से निकालता है, लेकिन धमाके के बाद स्टॉर्म हवा में आ गया था और अभी वहीं पर था, जिस वजह से वो स्पाइक्स उसे ज्यादा हर्ट नहीं कर पाते। खैर शिन अपने एयर जेट शूज का इस्तेमाल करता है, मतलब वो शूज जिस पर उसने इंकेंटेशन स्पेल का इस्तेमाल किया है। अभी अपनी स्पीड बढ़ाने के बाद शिन ने फायर आर्म पंच का इस्तेमाल करते हुए हमला किया, लेकिन स्टॉर्म ने भी अपनी एनर्जी को रिलीज किया जिससे उसने शिन के हमले को रोक लिया था, लेकिन इससे उसकी आंखों पर लगा वो आई पैच टूट गया था। वैसे भी स्टॉर्म जब अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा था तो उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, जिसमें वो कह रहा था कि सभी ह्यूमंस उसके एक्सपेरिमेंट के लिए ही बने हैं, वो जब चाहे उनसे जो चाहे करवा सकता है। ये सुनकर शिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कई सारे स्पेल क्रिएट कर वहाँ पर हीट जनरेट करना शुरू करता है। अभी वहाँ बहुत पावर से लाइट गिर रही थी, जिससे वहाँ इतनी हीट जनरेट हो रही थी कि स्टॉर्म की बॉडी जलना शुरू हो चुकी थी। पर अचानक ही वहाँ पर एक बहुत ही तेज धमाका होता है, जिससे जमीन पर बहुत से गड्ढे बन चुके थे और स्टॉर्म का भी वहाँ नामो निशान नहीं था। अभी सभी लोग ये सोचकर हैरान थे कि आखिर शिन ने इस तरह का अटैक किया कैसे। पर वहाँ दूसरी तरफ शिन को कुछ अजीब लग रहा था और उसे अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि ऐसा स्टॉर्म मर नहीं है। वो जो ब्लास्ट हुआ था वो स्टॉर्म का एक फॉरबिडन मैजिक है जिससे एक्सप्लोसिव मैजिक कहा जाता है और वो उसी की वजह से वहां से बचकर निकल पाया था। अभी स्टॉर्म सीधा उस सिटी से बाहर आ गया था और सोच रहा था कि शिन उसका सबसे पावरफुल अपोनेंट होगा, इसलिए अभी कुछ समय तक उसे दूर रहने में ही भलाई है। वैसे कुछ दिनों बाद हम यहाँ वापस शिन के पास आते हैं तो देखते हैं कि शिन जब अपने दोस्तों के साथ जा रहा था तो अगस्त को ये सारी बात बताता है। वो कहता है कि उसकी जो हीट रेस है वो इन्हें कितनी भी यूज कर ले लेकिन वो कभी एक्सपोर्ट नहीं करेंगी। तब धमाका हुआ था, इसका मतलब वो धमाका जानबूझकर स्टॉर्म ने किया था, हमें बताने के लिए कि वो मारा जा चुका है जबकि वो जिंदा है। इस पर अगस्त कहता है कि तुम सही कह रहे हो, ऐसा हो सकता है लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर हम ये चीज किंग को बताते हैं तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे क्योंकि तुम स्टॉर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा हो। वैसे अगस्त भी एक प्रिंस है, इसलिए कुछ डिसीजंस वो भी बना सकता है। अभी शिन को कुछ वेपन्स की जरूरत है, इसलिए वो उसे एक बड़ी सी ब्लैक स्मिथ शॉप पर लेके जाता है जहाँ का बॉस हेराल्ड अभी अपने सभी वर्कर्स पर चिल्ला रहा था। जब वो अगस्त को देखता है तो घबरा कर उसका स्वागत करने लग जाता है। वैसे अगस्त बताता है कि वो आज यहाँ खुद के लिए नहीं बल्कि शिन के लिए आया है। वो इंट्रोड्यूस कराता है कि शिन ग्रेटेस्ट वॉरियर का ग्रैंडसन है और आज वो हेराल्ड और उसकी शॉप से कुछ वेपन्स खरीदना चाहता है। ये सुनकर हेराल्ड बहुत हैरान और खुश हो चुका था। वो कह रहा था कि उसके वर्थलेस लाइफ में कुछ तो उसने उखाड़ा। खैर अभी इसी समय दूसरी तरफ एक दूसरे एम्पायर में जेस नाम का एक यूजलेस आदमी किंग को समझा रहा था कि जो शिन वाला एम्पायर है वहाँ पर बहुत डेमोनिक अटैक्स हो रहे हैं और ये लोग अभी इस चीज में बिजी हैं, इसलिए ये सही मौका है उन पर हमला करने का। वहाँ के एम्पायर को भी ये बात सही लगती है और वो शिन के एम्पायर पर हमला करने की प्लानिंग करने लगते हैं। वैसे अब इसके बाद हम वापस से शिन के पास आते हैं जो कि हेरलार्ड की शॉप से बाहर आ चुका था। अभी वो एक ज्वेलरी शॉप के बाहर आ चुके थे जहाँ शिन सोच रहा था कि वो सिजिलियन को क्या गिफ्ट दे। वैसे सबसे पहले उसके दिमाग में एक रिंग आती है जो सुनकर सिजिलियन हैरान थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद शिन उसे प्रपोज करने वाला है। हालांकि जब वो ये चीज सोच रही थी तब शिन कह पड़ता है कि मैं तुम्हारी एक्सेसरीज पर अगर डिफेंसिव मैजिक लगा दूं तो फिर मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, वो एक्सेसरीज भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। ये सुनकर सिजिलियन डिसअपॉइंट हो चुकी थी। हालांकि ये चीज शिन ने भी नोटिस कर ली। अगले सीन में वो दोनों ही ज्वेलरी शॉप पर आए जहाँ शिन ने सच में उसे एक रिंग लेकर दी जिससे सिजिलियन बहुत खुश थी और साथ ही वो ये चीज समझ गई थी कि अगर शिन इन एक्सेसरीज पर किसी तरह का
मैजिक लगाना चाहता है तो इसका कारण ये नहीं है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता या फिर उससे दूर रहना चाहता है, बल्कि इसका रीजन ये है कि वो उसे हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना चाहता है। वैसे इसके बाद सीन फिर से कुछ दिनों बाद पर शिफ्ट होता है। अभी कुछ समय पहले हमने बताया कि शिन को एक अवार्ड दिया जाना है क्योंकि उसने कर्ट को हराया जो कि एक डीमन बन चुका था। अभी उसी अवार्ड के लिए उसे पैलेस बुलाया गया था जहाँ किंग उसे वो अवार्ड देते हैं और सभी लोगों को समझाते हैं कि शिन ये अवार्ड लेने के लिए बड़ी मुश्किल से माना है, इसलिए आगे चलकर उसे किसी भी पॉलिटिकल चीजों में मर्ज ना किया जाए। वो सिर्फ मैजिक अकेडमी में पढ़ेगा और बाकी उसका किसी और चीज में कोई नाता नहीं है। उन्होंने ये चीज इसलिए समझाई क्योंकि बाकी मंत्री लोग शिन को बीच में घसीट सकते हैं। अभी सबने इस चीज पर अग्री कर लिया था, इसलिए शिन घर चला गया। शिन ने सोचा नहीं था कि ये अवार्ड कितना बड़ा होगा। इस चीज के बारे में उसे तब पता चला जब अगले दिन से सिसिलियन और मारिया उसके घर आए उसे स्कूल ले जाने के लिए। जब शिन वहाँ अपने घर का दरवाजा खोलता है तो उसे सामने एक बहुत ही बड़ी भीड़ दिखती है। वो सभी शिन से मिलने के लिए आए थे। इसका कोई रीजन नहीं है। अब जो लोग तुम्हें जानते नहीं वो तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहने आएंगे तो ये तुम्हें अजीब जरूर लगेगा, लेकिन शिन तुम्हारी तरह नहीं है, उसके पास दूसरे भी रास्ते हैं। शिन को ना चाहते हुए भी पोर्टल ओपन करना पड़ता है यहाँ से सीधा मैजिक एकेडमी के लिए। वैसे यहाँ से डायरेक्टली वहाँ टेलीपोर्ट करना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी शिन रास्ते पर आराम से पेड़ पौधे देखते हुए जाना चाहता है। इस वजह से उसे थोड़ा गुस्सा भी था। लेकिन जब वो मैजिक एकेडमी पहुंचा तो वहाँ सबसे पहले आकर उसने जो चीज देखी वो इंसानों की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज है। अगर इस तरह की चीजें किसी को मिल जाए तो कोई कद्दू जाएगा पेड़ पौधे देखने के लिए। वैसे अभी ये चीज देखकर लेवल अप बाकी सभी लोगों का, क्योंकि डीमंस के हमले बढ़ते जा रहे हैं। शिन सभी दोस्तों को जमा करता है और उनसे कहता है कि उन सभी को लेवल अप करना होगा, मतलब अपनी पावर को बढ़ाना होगा। सबसे पहले ये चीज देखनी थी कि आखिर वो लोग कितनी मैजिक एनर्जी को होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले वो मारिया को आगे बुलाता है जो कि अपनी पावर से एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करती है जो शायद बड़ी तो नहीं थी पर थी, मतलब दिखाई दे रही थी। शिन उस पर जैसे ही टच करता है तो समझ जाता है कि ये शील्ड मारिया के फेस से ज्यादा यूजलेस है। वैसे ये चीज तो वो डायरेक्टली नहीं कहता, पर फिर वो सिसिलियन को आगे बुलाता है और कहता है कि तुम बनाकर बताओ एक डिफेंसिव शील्ड। जब सिसिलियन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया तो वहाँ एक बैरियर क्रिएट हो गया जो कि मारिया की प्रोटेक्टिव शील्ड से ज्यादा थिक था। अभी सभी लोग ये चीज देखकर हैरान थे। शिन बताता है कि उसने जो अंगूठी सिसिलियन को दी है उसमें से उसने किसी भी तरह के एन्चेंटमेंट स्पेल का इस्तेमाल किया है जिस वजह से ये बैरियर क्रिएट हुआ। वो बताता है कि उसके अटैक से बचने के लिए स्टॉर्म ने सेम बैरियर क्रिएट किया था। इसका मतलब अगर वो लोग इस तरह से बैरियर क्रिएट करना सीख लेते हैं तो वो लोग स्टॉर्म के कुछ हमलों को आराम से रोक पाएंगे। ये चीज अच्छी थी। खैर इसके बाद हम स्टॉर्म को देखते हैं जो कि अभी उसी दूसरी एम्पायर में है जहाँ का एम्पायर इस शिन वाले कैपिटल पर हमला करने की सोच रहा है। वैसे स्टॉर्म अभी अपने रिकवरी फेज में है, मतलब उसकी जो चोट है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है लेकिन उसने ज्यादातर रिकवर कर लिया है। तभी वहाँ पर उस एम्पायर की बिगेस्ट कैनन प्लॉट गर्ल आती है जो कि स्टॉर्म को बताते हैं कि एम्पायर कैपिटल पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुनकर स्टॉर्म खुश था क्योंकि अब वो अपने प्लान्स भी स्टार्ट कर सकता है। वैसे इसके बाद सीन वापस से शिन पर आता है जो कि अपने घर अपने दोस्तों को लेकर आ चुका था। अभी वो मर्लिन और अपनी ग्रैंड मदर को बता रहा था कि वो लोग मैजिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि शिन के दोस्तों को मैजिक सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि शिन के मैजिक स्पेल ऐसे हैं जो कि उन्होंने पहले कभी सुने भी नहीं। पर यहाँ पर मर्लिन सभी को एक खास पोर्टल क्रिएट करते हुए बताते हैं कि ये पोर्टल भी शिन ने क्रिएट करना उन्हें सिखाया है, मतलब ये शिन की ओरिजिनल स्पेल में से एक है। वो बताते हैं कि शिन विजुअलाइजिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, मतलब वो खुद से मैजिक क्रिएट करना जानता है और यही उसके अंदर खासियत है। वैसे तो ये बहुत अजीब चीज है पर अगर इस मैजिक के मैकेनिज्म को सीखा जाए तो कोई भी शिन के मैजिक को बहुत इजीली यूज कर सकता है। इसका मतलब अगर वो सच में दिल लगाकर शिन के मैजिक को सीखते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे और वो भी इतने स्ट्रॉन्ग जितना स्ट्रॉन्ग किसी ने सोचा नहीं होगा। वैसे अगले दिन हम देखते हैं कि शिन अभी उसी वेपन शॉप पर आया हुआ था, मतलब हेलार्ड ब्लैकस्मिथ के पास, जिसने शिन के लिए वेपन तैयार कर दिया है। पर मुझे नहीं पता कि ये वेपन किस काम आने वाला है। उसने तलवार बना दी थी जिसमें एक बटन दबाते ही वो तलवार की जो ब्लेड है वो तलवार से बाहर निकल जाती है। अब मैं नहीं जानता कि इसका वो क्या करेगा, पर शिन को ये चीज पसंद आई थी। हालांकि ये सिर्फ अभी एक प्रोटोटाइप है, मतलब ओरिजिनल वर्जन बनाना अभी बाकी है। जब शिन ये बात अगस्त को बताता है तो उसे भी वो वेपन न जाने क्यों पसंद आता है। वो कहता है कि उसे इस वेपन का मास प्रोड्यूस करना है, मतलब एक बड़े नंबर को उस वेपन को बनाना चाहिए क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा। ये सुनकर शिन हैरान था। वो कहता है कि आखिर तुम बहुत सारी इस तरह की स्वॉर्ड क्रिएट करना क्यों चाहते हो, जिस पे अगस्त कहता है कि एक वॉर होने वाली है। हालांकि वो शिन को इस बारे में पहले नहीं बताने वाला था क्योंकि वो नहीं चाहता वो और उसके दोस्त इस चीज में इन्वॉल्व हो, पर शिन और उसके दोस्त कहते हैं कि वो भी इसमें उसका साथ देंगे क्योंकि अब वो लोग भी दोस्त हैं। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर उस सिटी पर आता है जहाँ पर डीमंस ने हमला करना शुरू कर दिया है। वहाँ के लोग अपनी जान गंवा रहे थे और कोई उन्हें नहीं बचा पा रहा था। उसी दौरान हम स्टॉर्म को वापस से गुजरता हुआ देखते हैं। ये सब उसके प्लान का हिस्सा है क्योंकि वो डीमंस को कंट्रोल करना जानता है। वैसे इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम दूसरे एम्पायर के किंग को देखते हैं जो कि अभी थोड़े गुस्से में अपने थ्रोन की तरफ जा रहा था। वो कमांडर से कह रहा था कि उन डीमंस को खत्म करो जो हमारे ही लोगों को मार रहे हैं।
खैर जब वो अपने थ्रोन के पास पहुंचता है तो वहाँ सामने थ्रोन पर स्टॉर्म को बैठा हुआ देखता है। अब स्टॉर्म यहाँ उसी रूलर को खत्म करने के लिए आया था। स्टॉर्म ने अपनी पावर से उसे एक ही जगह पर फ्रीज किया, कहा कि तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया। इतना कहकर उसने उस रूलर को ही उखाड़ दिया। इसका मतलब वो ही मारा गया। और जिस सिटी पर वो डीमंस हमला कर रहे थे वहाँ पर रॉबर्ट पहुंचता है, जो कि असल में किंग सीएम का आदमी है, या यूं कह लो कि एक कमांडर है। वो आकर देखता है कि सिटी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। वहीं उसे स्टॉर्म की आवाज सुनाई देती है और सामने बहुत सारे डीमन बीस्ट दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि इस सब के पीछे स्टॉर्म का हाथ है। जिसके बाद वो वहाँ से वापस लौट गया था और उसने वापस लौट कर किंग सीएम को ये सारी बात बता दी थी कि ये सब स्टॉर्म का किया रहा है। अभी बात ऑफिशियली सामने आ चुकी थी कि स्टॉर्म जिंदा है। इसका मतलब इन्हें कुछ न कुछ तो करना होगा अगर उन्हें खतरा टालना है। तो सभी लोगों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इसी वजह से शिन और उसके सभी दोस्तों को ये बात बताई जाती है कि स्टॉर्म को सिटी में देखा गया है। और इसी के चलते उन लोगों ने डिसीजन लिया कि इस स्कूल के मतलब मैजिक एकेडमी के जितने भी बच्चे हैं उन्हें ट्रेनिंग एकेडमी में भेजा जाएगा, जो कि आर्मी की ट्रेनिंग के लिए मशहूर है। वहाँ पर लोगों को इस तरह के डीमंस को खत्म करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इससे उनकी बैटल एक्सपीरियंस पर भी फर्क पड़ता है। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, लेकिन शिन के सभी दोस्त अभी बहुत ही डिसअपॉइंट लग रहे थे। शिन उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तो उस पर वो लोग बताते हैं कि ट्रेनिंग स्कूल के जो लोग हैं, मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इन लोगों को भाव नहीं देते। मतलब वो इन्हें वहाँ बहुत छोटा समझते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मैजिक एकेडमी के बच्चों में कोई खासियत नहीं है। और अब शिन इस चीज पर क्या ही कह सकता था, जो होगा देखा जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग ट्रेनिंग एकेडमी पहुंच चुके थे, जहाँ ये लोग उन नए स्टूडेंट से मिलते हैं जो कि ट्रेनिंग एकेडमी में बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इन्हें बताया जाता है कि अभी ट्रेनिंग के लिए इन लोगों का एक ग्रुप तैयार किया जाएगा। अभी टोटल 8 लोगों की ग्रुप बनाई जाएगी। पहले ग्रुप में 4 मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट है और 4 ट्रेनिंग एकेडमी के। मैजिक एकेडमी की तरफ से शिन, अगस्त, सिजिलियन और मारिया, यही चारों हैं। वहीं दूसरी तरफ जो 4 लोग हैं उनके नाम आराम से जान लेंगे। अभी के लिए उनका जो लीडर है, मतलब मेन स्टूडेंट, उसका नाम है क्रिस, और वो खुद को सभी से इंट्रोड्यूस करा रहा था। वैसे इंट्रोड्यूस का मतलब यहाँ खुद की तारीफ से था। मतलब वो बता रहा था कि वो कब से ट्रेनिंग एकेडमी में पढ़ रहा है। और ये सब उसके बगल में बैठी लड़की मरांडा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताती है कि वो भी कितने टाइम से ट्रेनिंग एकेडमी का हिस्सा है। इसलिए शिन बहुत देर से उनकी बकवास सुन रहा था। इस वजह से वो पूछ ही लेता है कि क्या उन्होंने अभी तक किसी डीमन से फाइट की है, जिस पर उन लोगों की बोलती बंद हो जाती है। हालांकि मरांडा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला पड़ती है कि शिन सिर्फ ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने एक डेमोनॉइड को हराया है। अभी ऐसा बोलकर वो ये चीज रिपीट कर रही थी कि उनकी ट्रेनिंग एकेडमी ज्यादा अच्छी है। खैर क्रेज शिन से कहता है कि वो और उसके दोस्त वहाँ ट्रेनिंग एरिया में अपना ख्याल रखें, क्योंकि वो असली खतरे हैं। उनकी मुलाकात होगी और क्रेज नहीं चाहता कि वो चारों उन्हें स्लो करे, मतलब बार बार उन्हें रास्ते में लोगों के लिए रुकना पड़े। हालांकि होने तो कुछ और ही वाला है। खैर अभी के लिए ये वहाँ जंगल पहुँचते हैं तो वहाँ उनके इंस्ट्रक्टर से इनकी मुलाकात होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टीना और एक और लड़का है, जो कि किंग सीएम के साथ शिन के उस ऑर्फनेज वाले घर पर खाना खाने के लिए आया था। इनका वैसे तो कहानी में पहला कोई बड़ा रोल नहीं था, लेकिन तुम इतना समझ सकते हो कि ये शिन के अंकल आंटी की तरह है। अभी शिन इन्हें देखकर हैरान था, क्योंकि शिन इन्हें पहचानता है, लेकिन उसे ये चीज नहीं पता कि ये ट्रेनिंग एकेडमी के बड़े इंस्ट्रक्टर वगैरह है। खैर ये लोग यहाँ से सीधा जंगल की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ शिन अपने प्रिंस मैजिक से एक डीमन की लोकेशन का पता लगाता है। जिसके बाद क्रिस्टीना सभी को बताती है कि जल्दी वो डीमन उन तक पहुँच जाएगा, क्योंकि डीमंस भी ह्यूमन की प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। वैसे बात सुनते ही वो ट्रेनिंग एकेडमी के चारों स्टूडेंट तैयार हो चुके थे अपनी तलवार लेकर। अचानक के सामने पेड़ से निकलते हुए एक जंगली सुअर आता है, जो कि उनकी तरफ बढ़ रहा था। अभी लोग वैसे तो अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बड़ी इजीली मरांडा को लात मारते हुए दूर हटा देते हैं और साथ ही दूसरों पर भी हमला करता है। वो तो यहाँ इन्हें खत्म ही कर देता और ये लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन सही समय पर शिन ने अपनी तलवार निकाल ली और उस जंगली सुअर का सर अलग कर दिया, जिससे वो वहीं मारा गया। और क्रिस्टीना कह रही थी कि ये बहुत ही कमजोर डीमन है, इस तरह के डीमंस को डीमंस में काउंट भी नहीं करना चाहिए था। साथ ही वो चारों ट्रेनिंग एकेडमी के स्टूडेंट को भी यूजलेस कह रही थी और बता रही थी कि जो बैटल एरिया होता है वहाँ की सिचुएशन अलग होती है। अगर वो इस तरह से लड़ेंगे तो कुछ सेकंड्स में ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें अपनी ट्रेनिंग पर अच्छे से ध्यान देना होगा। वैसे अभी के लिए मरांडा को थोड़ी चोट लगी थी, इसलिए सिसिलियन उसके पास आकर अपनी हीलिंग पावर से उसके चोटों को ठीक करने लगती है। साथ ही वो यहाँ बाकी उन तीनों लड़कों के पास भी आकर पूछती है कि क्या उन्हें भी हेल्प चाहिए। जब वो ऐसा कर रही थी तो नॉर्मली उसकी ड्रेस से जो उनके वाटरमैन दिखते हैं, उनके कारण अभी तीनों लड़के अपना फोकस खो चुके थे। ना जाने कैसे पर तीनों को ही अचानक से कैल्शियम की कमी होना शुरू हो गई और वो सिजिलियन की हेल्प करने लगे। कैल्शियम को अभी इस चीज से बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि वो
अपना कैल्शियम किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता, पर अगस्त उसे समझाता है। खैर जब भी लोग यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो शिन को कुछ डीमंस की प्रेजेंस महसूस होती है। यहाँ उसे एक डीमन नहीं बल्कि कुछ ज्यादा डीमंस की प्रेजेंस महसूस हो रही थी। वैसे जब उनका पता लगाने के लिए मरांडा एक दूसरा स्टूडेंट वहाँ थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये कई 100 डीमंस हैं जो कि अभी इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि यहाँ एक डीमन से उन सभी की फट चुकी थी। वैसे भी क्रिस्टीना और वो दूसरा इंस्ट्रक्टर उनके साथ है। अचानक शिन यहाँ कहता है कि इन सभी डीमंस को वो खुद संभालना चाहता है, जो सुनते ही दूसरे इंस्ट्रक्टर ने परमिशन दे दी थी और क्रिस्टीना ने बाकी सभी स्टूडेंट को पीछे खड़े होने का कह दिया था। अब शिन की बारी थी अपना मैजिक पावर का शो ऑफ करने की और साथ ही ये बताने की वो कैल्शियम उसका ही है। इसलिए शिन ने 2 हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेटेड बॉल्स क्रिएट की और सीधा उन्हें सामने जहाँ डीमंस की प्रेजेंस उसे महसूस हुई थी उस तरफ रिलीज कर दिया। अब शिन के हाथों से जो एनर्जी निकली वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जितने भी डीमंस की प्रेजेंस उन सभी को महसूस हुई थी, मतलब जितने भी डीमंस वहाँ थे वो एक ही अटैक में मारे गए। अभी क्रेज और बाकी तीनों ट्रेनिंग एकेडमी के स्टूडेंट को समझ आ चुका था कि शिन किसी अलग ही लेवल पर है। साथ ही अब उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें दूसरा कैल्शियम का सोर्स नहीं ढूंढना होगा। वैसे ये तीनों तो नहीं, पर मरांडा जरूर शिन से माफी मांगती है क्योंकि तब वो गाड़ी में कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में बात कर रही थी। वो कहती है कि उसे मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो शिन से थोड़ा ज्यादा जेलस फील करती है क्योंकि शिन मर्लिन का ग्रैंडसन है। क्या शिन को उसकी माफी से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद जब वो जंगल के दूसरे हिस्से में आते हैं, मतलब जो कि उनके सामने का जंगल था वो तो शिन ने डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए उन्हें रास्ता बदलना होगा। जब वो उस जंगल के दूसरी साइड आए तो वहाँ इन्हें एक बियर डीमन मिला, जिससे लड़ने के लिए सबसे पहले अगस्त, मारिया और सिसिलियन ने एक फायरबॉल टाइप कुछ क्रिएट किया, जिससे उन्हें उस बियर डीमन को आगे बढ़ने से रोका। बाद में क्रेज और उसके जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने तलवार लेकर हमला कर दिया और शिन पीछे से रहकर अपनी एक शील्ड क्रिएट करते हुए इन चोरों को प्रोटेक्ट करने लगा। वैसे तो शिन उस जंगल को भी उड़ा सकता था, लेकिन इससे बाकी लोग कुछ नहीं सीखते। अभी क्रिस्टीना और वो दूसरा इंस्ट्रक्टर इनकी तारीफ कर रहे थे क्योंकि ये लोग धीरे धीरे आपस में कोऑर्डिनेट करना सीख रहे हैं। वैसे अभी भले ही इन्होंने उस बियर डीमन को हरा दिया, लेकिन थोड़ी बहुत चोट आई थी, जिसके लिए सिसिलियन फिर से आगे आती है और उन सभी लड़कों को हील करना शुरू कर देती है। इससे उन्हें कैल्शियम के फिर से दर्शन हो जाते हैं। वैसे बीच में हमें दूसरे ग्रुप को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी अलग मस्ती में लगे हुए थे। आखिर में हमें उस ग्रुप को दिखाया जाता है जिसमें यूरी और बाकी 3 और लड़कियां हैं, 4 दूसरे ट्रेनिंग एकेडमी के लड़कों के साथ। वो लड़की भी सेम क्रेज और उसकी टीम की तरह ही है, मतलब इन्हें भी ट्रेनिंग एकेडमी में होने का घमंड है। इस वजह से ये लोग यूरी और बाकी उसकी वो तीनों दोस्तों को यही कह रहे थे कि उन्हें वापस घर लौट जाना चाहिए क्योंकि उनकी जगह कहीं और है। हालांकि आखिर में जब उनका डीमन से सामना होता है, वो भी लो लेवल डीमन से, मतलब कि नॉर्मल लाल आंख वाले कुत्ते से, तो वो लोग उन्हें भी नहीं संभाल पाते। जिसके बाद इन चारों लड़कियों ने उनकी मदद की और जंगल के उस पार्ट में जितने भी डीमंस थे अपनी पावर से उन सभी को हरा दिया। वैसे असल में वो सारे डीमंस डर कर इसलिए भागे क्योंकि उनमें से एक लड़की ने अपनी पावर पर से कंट्रोल खो दिया और जो थंडर पावर वो कंट्रोल करती है उससे पूरे जंगल में बिजली फैला दी। वैसे जब ये लोग सभी ट्रेनिंग पूरी कर वापस कैंप पर लौटते हैं तो शिन देखता है कि उन चारों लड़कियों की हालत खराब है क्योंकि बिजली की वजह से उनके बाल चिड़िया के घोंसले की तरह हो गए थे। वैसे अब ये ट्रेनिंग वगैरह कुछ हफ्ते तक ऐसी चलती है। ये सभी लोग स्ट्रॉन्ग तो होते जा रहे थे, पर ये लोग ज्यादा डीमन से फाइट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस जंगल में उन्हें कितने डीमंस मिल जाते। वैसे अगस्त इन्हें अभी बाहर के हालातों के बारे में बता रहा था, जैसा कि कई सारे सिटीज पर वो डीमंस ने हमला किया और सिटीज को पूरी तरह से तबाह कर दिया, यहाँ तक कि वहाँ के नोबल्स को भी नहीं छोड़ा। अभी डीमंस की गिनती धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जो सुनकर शिन समझ चुका था कि स्टॉर्म और ह्यूमंस को डीमन में बदलता जा रहा है, जिससे उसकी आर्मी बड़ी हो रही है। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए इन्हें तैयार रहना चाहिए। इस वजह से वो एक और ट्रेनिंग कैंप लगाने का डिसाइड करता है। सभी को ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन ये ट्रेनिंग कैंप किसके घर पर लगाया जा रहा है ये चीज अभी डिसाइड नहीं हुई है। अभी शिन को ये भी नहीं पता क्योंकि वो किसी के घर नहीं गया, सभी के घर उसने बाहर से ही देखे हैं। इतने में ही मारिया आइडिया दी थी कि ट्रेनिंग कैंप के लिए उन्हें सिसिलियन के घर चलना चाहिए क्योंकि उसके पेरेंट्स एक हॉट स्प्रिंग ओन करते हैं, मतलब उनके पास खुद का एक हॉट स्प्रिंग भी है। अब मुझे नहीं पता कि ये किस तरह की ट्रेनिंग करने वाले, लेकिन सभी को ये आइडिया अच्छा लगा था। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिसिलियन के घर जाएंगे जो कि यहाँ से दूर है। इसी वजह से अभी परमिशन की जरूरत थी, जिसके लिए शिन तुरंत ही मर्लिन और मरीडा के पास पहुंच गया। जब उसने ये बात बताई कि वो ट्रेनिंग के लिए सिसिलियन के घर जा रहा है तो ये सुनकर मर्लिन तो खुश हुआ, पर मरीडा को लगा कि इसके पीछे कुछ अलग प्लॉट है, इसी कारण से वो मना कर रही थी। पर बाद में उसने सोचा कि अब वो भी साथ चलेगी, जिसके बाद मर्लिन भी कहने लगा कि वो भी साथ जाएगा। अभी दोनों ही साथ आ रहे हैं, इसका मतलब ये पक्की बात है कि ये शिन और सिसिलियन पर बिल्कुल भी नजर नहीं रखने वाले। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन और उसके सभी दोस्त मलिडा और मर्लिन के साथ गाड़ी में बैठकर सिसिलियन के घर की तरफ निकल चुके थे। रास्ते में ही शिन को कुछ डीमंस की प्रेजेंस महसूस होती है। ये सभी मिड लेवल डीमंस थे, मतलब ये वो जंगल में मिलने वाले डीमंस से थोड़े ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इन्हें हराना ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। इस वजह से अभी
लोग डिसाइड कर रहे थे कि आखिर इन डीमन से लड़ेगा कौन, जिसके लिए एलिसा आगे आकर हाथ उठाती है। लेकिन अभी यूरी और टोनी कहने लगते हैं कि नहीं, लड़ने के लिए वो जाएंगे। अभी इस चीज के लिए सभी लोग इंटरेस्टेड थे। इस वजह से शिन ने कुछ चॉपस्टिक निकाली जिससे कि लकी विनर को चुना जा सके। इसमें लिन नाम की लड़की का नाम आया था, जो कि अपनी पावर से बहुत इजीली उन सभी मॉन्स्टर को हरा देती है। लेकिन जब उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया तो उससे कई सारी लड़कियों के प्लॉट आर्मर हवा में उड़ने लगी। इसका मतलब अगली बार से अगर कोई मॉन्स्टर आएगा तो ये लोग लिन को ही हमला करने के लिए भेजेंगे। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि लोग उस सिटी में पहुंच चुके थे जहां सिसिलियन के पेरेंट्स रहते हैं। असल में ये यहाँ इसलिए भी आए हैं क्योंकि वो सभी डेमोनॉइड एक एक सिटी को टारगेट बना रहे हैं। इसका मतलब शायद नेक्स्ट टारगेट इनकी सिटी भी हो सकती है। यही कारण था उनके यहाँ आने का। वैसे हमें पता चलता है कि ये पूरी सिटी असल में हॉट स्प्रिंग से भरी हुई है। खैर ये लोग सिसिलियन के मेंशन में पहुंचते हैं क्योंकि सिसिलियन के पेरेंट्स भी नोबल्स हैं, या यूं कह लो कि बड़ी आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद लोगों का वेलकम किया जाता है और अगले सीन में ये सभी लोग नहाने के लिए चले जाते हैं। लड़के अलग अलग नहाने के लिए गए थे। जब वो नहा रहे थे तब मर्लिन शिन के सभी दोस्तों का शुक्रिया कहते हैं क्योंकि उनके कारण शिन खुश है। वो बताते हैं कि शुरुआत से अभी तक शिन का कोई दोस्त नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे कई सारे दोस्त मिल गए। वो उन सभी को शुक्रिया कहते हैं और अगस्त यहाँ शिन को ही शुक्रिया कहने लगता है क्योंकि शिन ही वो लड़का है जो कि उसे अपने इक्वल समझता है। मतलब अगस्त एक प्रिंस, इस वजह से उसे कभी ऐसे लोग मिले नहीं जो कि उसे इक्वल ट्रीट करते हो। सभी उसे खुद से बड़ा मानते हैं, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसे ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। वैसे अब शिन की बारी थी तारीफ करने की कि वो अपने ग्रैंडफादर मतलब मर्लिन को शुक्रिया कहने लगता है क्योंकि वो तो वही जंगल में मारा जाता अगर मर्लिन उसे नहीं बचाते। जब शिन उनकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देता है तो वो ही हॉट स्प्रिंग में रोने लग जाते हैं। वैसे यहाँ बॉयज हॉट स्प्रिंग में इमोशनल बातें कर रहे थे और वहाँ गर्ल्स हॉट स्प्रिंग में लड़कियां एक दूसरे के प्लॉट को एंजॉय करने में लगी हुई थी। वैसे इस सब के बाद उन सबकी ट्रेनिंग शुरू होती है। कुछ दिनों में वो लोग अपने मैजिक कंट्रोल पर अच्छा फोकस बना रहे थे, मतलब उनकी जो मैजिक कैपेसिटी है वो बढ़ने लगी थी। अब अगर इसके लिए तुम साइज को क्रेडिट दे रहे हो तो मैं बता दूं कि लड़कों की कैपेसिटी भी बढ़ रही थी। इसका मतलब वो बात तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर मेलिडा वहाँ उनके लिए कुछ एन्चेंटमेंट टूल्स तैयार करती है जिससे उनकी मैजिकल पावर और ज्यादा इंक्रीज होने लगी थी। पर शिन इस चीज से सेटिस्फाई नहीं था। वो कह रहा था कि उसके दोस्तों को और स्ट्रॉन्ग बनना होगा जिससे उनकी मैजिक पावर और ज्यादा इंक्रीज होने लगी थी। पर शिन इस चीज से सेटिस्फाई नहीं था। वो कह रहा था कि उसके दोस्तों को और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, बल्कि उसकी तरह, क्योंकि तभी वो डीमन से फाइट कर सकते हैं। खैर शिन जितना ताकतवर होने की बात से सब लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। वैसे शिन ने एक नई टेक्निक इन्वेंट की है, मतलब उसने अपने विजुअलाइजिंग मैजिक से एक नई टेक्निक को विजुअलाइज किया है जिसका एक नमूना सभी को दिखाना चाहता है। सभी लोग तैयार थे। अब वो येलो होलो नाम की एक टेक्निक को परफॉर्म करता है। इस चीज की वजह से सामने बहुत खतरनाक डिस्ट्रक्शन फैल चुका था। अभी सभी लोग हैरान थे, पर नॉर्मली शिन ने किया कुछ नहीं है। उसने जो अपने पहले के अटैक्स थे उन्हें बस एक पॉइंट पर फोकस किया, जिस वजह से वहाँ सामने एक धमाका हुआ। ये मैजिक वैसे तो बहुत खतरनाक और बाकियों को इसे सीखने में टाइम लगेगा क्योंकि इसके लिए बहुत मैजिक पावर की जरूरत पड़ेगी। वैसे अभी आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। इसका मतलब ये फिर से प्लॉट इंक्रीज करने के लिए जा सकते हैं। पर तभी अगस्त शिन से कहने लगता है कि उसे किंगडम जाना चाहिए। असल में शिन पोर्टल ओपन कर सकता है यहाँ से डायरेक्टली किंगडम पहुंचने के लिए। इस वजह से अगस्त ने शिन से ये बात कही। अगस्त वहाँ इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे डीमन के हमले की खबर जाननी है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। शिन ने तुरंत पोर्टल ओपन किया और ये लोग अगस्त के मेंशन पहुंच गए जहाँ सबसे पहले इनकी मुलाकात एक बिग प्लॉट गर्ल एलिजाबेथ से हुई। शिन उसे नहीं पहचानता लेकिन अगस्त पहचानता है क्योंकि ये लड़की अगस्त की फियांसे है, मतलब फ्यूचर में इनकी शादी होने वाली है। खैर अगर ये डीमन से बच पाए तो ही इनकी शादी हो पाएगी। वैसे अभी एलिजाबेथ गुस्सा थी क्योंकि अगस्त ने उससे बात नहीं की और सिसिलियन के घर चला गया ट्रेनिंग के लिए। वैसे अब उसी दौरान वहाँ अगस्त की छोटी बहन आती है जिसका नाम मे था। वो भी अभी गुस्सा थी क्योंकि वो मेलिडा को अपना रोल मॉडल मानती है और वो यहाँ टाउन आई थी, लेकिन फिर भी अगस्त ने मेलिडा को मे से नहीं मिलवाया। अभी इसी चीज पर जब वो गुस्सा कर रही थी तभी उसे और एलिजाबेथ को आइडिया आता है कि क्यों ना वो अभी अगस्त के साथ वहाँ से सिसिलियन के घर चले। इस चीज पर अगस्त तो मना कर रहा था क्योंकि वो कोई घूमने की या वेकेशन की जगह नहीं है, लेकिन जब किंग सीएम से इस बारे में बात की जाती है तो वो इस चीज पर हाँ कर देते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनके बच्चे वहाँ सेफ हैं क्योंकि वहाँ पर मर्लिन, मेलिडा और शिन है। खैर अगले सीन में ये सभी वहाँ उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ आने के बाद अभी जब मेलिडा से मिलती है तो वो उनकी तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि आप तो कितनी यंग दिख रही हो। खैर वो बूढ़ी अम्मा ही देती है, पर वो मे की रोल मॉडल है इसलिए वो ऐसा कह रही थी। वो बोल रही थी कि जब मैंने सुना कि आपने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है तो मुझे लगा कि आप अब बूढ़ी हो चुकी हो और बहुत बोरिंग हो गई हो, पर आप तो कितनी फ्रेश लग रही हो। इस चीज पर मेलिडा कहती है कि हाँ, एक बच्चे का प्लान तो मुश्किल है, साथ ही शिन जैसा बच्चा हो तो वो ज्यादा मुश्किल है।
अभी बाकी सब भी यही कह रहे थे क्योंकि शिन के पास कुछ ज्यादा ही मैजिक पावर है और वो भी बचपन से, इसलिए उसे संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा। अभी जब सब इस बात पर अग्री कर रहे थे तभी सिजिलियन कह पड़ती है कि बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं। इस चीज से सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। वो इस चीज को कहने के बाद पछता रही थी और साथ ही शर्मा भी रही थी। उसे इतनी शर्म आई कि वो तुरंत ही वहाँ से भाग गई। खैर अगस्त शिन को समझाता है कि ये आखिरी हिट था जिसकी उसे जरूरत थी। अभी ये जानने के बाद रात को शिन वहाँ आता है जहाँ सिजिलियन बैठी हुई थी। अभी सिजिलियन शिन से माफी मांगती है क्योंकि उसे लगा था कि उसने कुछ गलत कह दिया, लेकिन शिन कहता है कि नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। शिन बताता है कि उसे सिजिलियन की यही बात अच्छी लगती है। सिजिलियन जो कहना चाहती है वो साफ साफ कह देती है। अभी इस चीज से सिजिलियन का चेहरा लाल हो चुका था। क्या शिन हिम्मत कर पूछ ही लेता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इनके बीच क्या और होने के लिए रह गया है, पर फिर भी सिजिलियन ने यहाँ हाँ कर दी थी, जो सुनकर शिन खुश था। वो दोनों किस करने वाले थे, लेकिन अचानक शिन के सभी दोस्त जो कि अभी चुप कर उन पर नजर रख रहे थे, वो सभी के सभी एक साथ गिर गए, जिसके कारण उनका ये मोमेंट खराब हो गया। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग गिरे कैसे। सिंपल सी बात है, ये बस मोमेंट खराब करने की प्लानिंग थी। खैर फिर भी शिन अनाउंसमेंट कर देता है कि सिजिलियन अब उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। अगर ये दोनों ही डीमंस के हमले के बाद जिंदा बच गए तो शादी ये फ्यूचर में जरूर करेंगे। वैसे अभी कुछ देर पहले ही अगस्त ने कहा था कि वो लोग वेकेशन के लिए नहीं जा रहे, लेकिन असल में वो तो वेकेशन के लिए ही गए हैं, क्योंकि अगले ही दिन ये लोग एक बीच पर आ गए थे जहाँ शिन एक बॉल लेकर आता है और सभी से कहता है कि वो बॉल के साथ खेलना चाहता है। यहाँ उसने बॉल नहीं बल्कि बॉल्स कहा था, जिस वजह से सभी उसे देख रहे थे, पर बाद में शिन ने ये क्लेरिफाई किया कि वो वॉलीबॉल की बात कर रहा है। इसके बाद ये लोग खेलना शुरू करते हैं। ना जाने क्यों ये अच्छे से खेल में मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और पता नहीं क्यों आग लगने के बाद भी इनकी बॉल नहीं फट रही। खैर खेल खत्म होता है और ये लोग एक कमरे में आ जाते हैं। यहाँ पर और कुछ तो नहीं कर रहे थे, बस बात कर रहे थे। अभी वो बात कर रहे थे कि वो एक दूसरे से पहली बार कैसे मिले। अगस्त बताता है कि वो एलिजाबेथ से जब 5 साल की उम्र का था तब मिला था। असल में जो नोबल्स होते हैं और रॉयल्स होते हैं उनके बीच पार्टी वगैरह होती है। इसी बीच एलिजाबेथ और अगस्त मिले। दोनों का ही नेचर एक दूसरे के जैसा था, मतलब उनकी वाइब मैच हो रही थी, इसलिए एलिजाबेथ अगस्त की वाइब बनने वाली है। अभी बात तो हो गई अगस्त की स्टोरी की। यहाँ पर जब मारी अपना मुंह खोलती है और अपनी स्टोरी बताना शुरू करती है तो वो उदास हो जाती है। वो कहती है कि उसका कोई दोस्त नहीं था, जिस पर लिन कह पड़ती है कि शायद ऐसा उसकी शक्ल की वजह से है। अभी लिन के इस सैवेज रिप्लाई के बाद सभी सोने के लिए चले गए थे। रात के समय हम देखते हैं कि सिजिलियन जोर से चिल्ला रही थी। इस वजह से मेलिडा उनके कमरे में आती है। वैसे असल में सिजिलियन इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि वो शिन के बेड के बगल में सोई है। बाद में शिन उसी की पल्ली के अंदर घुस गया, लेकिन तब शिन नींद में था और अभी सपने वो वॉलीबॉल खेल रहा था। बस यहाँ बॉल असली नहीं थी। शिन देखता है कि अभी वो बॉल बहुत सॉफ्ट है, शायद उनमें हवा कम है, इसी वजह से वो उसे और तेज दबाने लगता है और सिजिलियन जोर से चिल्लाती है क्योंकि ये वही बॉल थी जो कि तुम सोच रहे हो। इसी चीज से शिन की आंखें खुलती हैं। जब वो सिजिलियन को उस हालत में देखता है तो खुद भी बहुत हैरान हो जाता है। खैर वो खुद हैरान होता तब तक वो ठीक था, लेकिन उसी समय मेलिडा वहाँ कमरे में आ गई थी और उसने शिन से वही सवाल पूछा जो कि उसे पूछना चाहिए। आखिर शिन को किस बात की जल्दी है। खैर शिन को बहाना बना देना चाहिए था कि वो बस सिजिलियन की बॉडी पर मैजिक ट्रांसफर कर रहा था, पर उसने ऐसा कुछ बहाना नहीं बनाया। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि जब सभी लोग उठे थे तो शिन की हालत खराब थी क्योंकि वो रात को उन मैसिव कैनन को देखकर सो नहीं पाया। अब यहाँ तक वो फिर से ठीक था, लेकिन अचानक ही सिजिलियन उनके सामने आ गई थी। दोनों को ही चेहरे लाल थे। शिन बात और समय की नजाकत को संभालते हुए सिजिलियन से कहता है कि क्या हम ब्रेकफास्ट करने के लिए चलें, लेकिन सिजिलियन कहती है कि वो शिन से अकेले में बात करना चाहती है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो सिजिलियन कहती है कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स से मिलोगे। शिन भी तुरंत ही हाँ कर देता है क्योंकि सिजिलियन को उसने अपनी गर्लफ्रेंड तो बना लिया है, लेकिन इससे पहले उसने अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं ली, इसलिए उनसे मिलना जरूरी है। जब शिन सिजिलियन के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है तो वो समझ जाता है कि आखिर सिजिलियन इतनी ब्यूटीफुल क्यों है। वो सब में अपनी मदर पर गई है। खैर शिन को अपना इंट्रोडक्शन ज्यादा देने की जरूरत नहीं। वो आकर कह पड़ता है कि वो उनकी बेटी को लाइक करता है, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस चीज से सिजिलियन के फादर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो खुश थे कि उनकी बेटी को एक लड़का मिला, पर अचानक ही सिजिलियन की मदर शिन को अपनी जगह पर बैठने की कहती है। वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, आकर इतनी क्या जल्दी है। वो कहती है कि वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब कि वो अमीर लोग हैं। वो ऐसे ही डेट वगैरह के फालतू कामों में नहीं फंसते। वो नोबल है, इसलिए वो वही काम करते हैं जो कि एक्सेप्टेबल होते हैं। इस वजह से वो कहते हैं कि शिन और सिजिलियन को अब एंगेजमेंट करनी होगी। शायद ये उनके हिसाब से जल्दी नहीं है। वैसे लोग यहाँ से सब टाइम पास में लगे हुए थे और वहाँ दूसरी तरफ स्टॉर्म अपना असली प्लान शुरू करने के फ्राग में है। उसने ये चीज अनाउंस कर दी कि अब वो अपना असली प्लान शुरू करने वाला है। वैसे सीन वापस से चेंज होकर शिन और उसके दोस्तों पर आता है जो कि अभी फिर से ट्रेनिंग में लगे हुए थे। शिन बताता है कि उसने एक और नया स्पेल विजुलाइज किया है। ये सुनते ही उनके सभी दोस्त ने पॉजिटिव बैरियर क्रिएट कर दिए थे क्योंकि उन्हें लगा कि ये भी एक अटैक टाइप स्पेल होगा, लेकिन शिन बताता है कि
कि नहीं, ये कोई अटैक टाइप स्पेल नहीं है। जिसके बाद वो अपने आसपास के बैरियर हटा देता है और शिन वहीं पास खड़ा हुआ था, जिस पर अपना वही नया खास मैजिक इस्तेमाल करने के बाद शिन ने उस पत्थर को छोड़ दिया था। अचानक ही वो पत्थर हवा में फ्लोट करने लग जाता है। इनके वर्ल्ड में मैजिक तो है, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से सभी लोग हैरान थे। शिन ने तो वो बस प्रोटोटाइप के तौर पर दिखाया था। बाद में शिन ने उस पत्थर को नीचे फेंक दिया और सेम वही नो ग्रेविटी स्पेल खुद के ऊपर अप्लाई करते हुए खुद हवा में आ गया और बाद में एयर मैजिक के थ्रू वो अपनी डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर पा रहा था। अभी किसी ने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी और सोची भी नहीं थी। इस वजह से सभी लोग इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान थे। वैसे सिजिलिन इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका पति इतना कमाल का जो है। और बाद में शिन और सिजिलिन अपनी एंगेजमेंट वाली बात मर्लिन को बताते हैं। वो दोनों ही बात सुनकर हैरान थे। वो डिसाइड करते हैं कि इस एंगेजमेंट के पहले वो एक और बार सिजिलिन के पेरेंट्स से मिलेंगे, उन्हें सच बताने के लिए। अगले ही सीन में वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने बताया कि शिन उनका असली ग्रैंडसन नहीं है। ऐसा उन्होंने शिन की एंगेजमेंट खराब करने के लिए नहीं बताया। ये चीज उन्होंने इसलिए बताई आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जरूर ऐसा हो सकता है कि शायद सिजिलिन के पेरेंट्स नोबल्स है और मिलिडा और मर्लिन जैसे हीरोज की ग्रैंडसन के साथ अगर उनकी बेटी की शादी हो तो कमाल हो जाएगा। तो शायद यही सोचकर उन्होंने हाँ की। जैसे उन्हें सच बताया तो सिजिलिन के फादर कहने लगे कि नहीं, उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने बस अपनी बेटी की इच्छा पूरी की है और उसकी चॉइस पर भरोसा किया है। ये चीज अभी सिजिलिन की मदर भी कह रही थी। वो कह रही थी कि उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि शिन एक नोबल है या नहीं, वो चाहते हैं कि वो उनकी बेटी को प्रोटेक्ट करे। ये सुनकर मिलिडा, जिसने उन दोनों को गलत समझा, वो उनसे माफी मांगती है। साथ ही सिजिलिन भी कहती है कि उसे भी इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि शिन नोबल फैमिली से बिलोंग करता है या नहीं, वो अमीर है ये नहीं, वो शिन से प्यार करती है ना कि इस स्टेटस से। अब ये बात सुनने के बाद शिन वही लाइन दोहराता है कि सिजिलिन को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। वैसे फाइनली कुछ हफ्ते बाद इनकी नई ड्रेस दी जाती है, जिसके बाद ये फाइनली तैयार थे डीमन से फाइट करने के लिए। अब शिन सभी को बता रहा था कि वो बस पावरफुल डीमन है, मतलब एस रैंक के डीमन से लड़ने के लिए जा रहा है। ये सुनकर वो सभी लोग हैरान थे क्योंकि उन्हें डर है कि असल में वो भी एक बात जान कि वो टाइम पास कर रहे हैं। खैर फिर भी शिन को उन पर भरोसा है। वैसे जंगल में आने के बाद जब शिन अपनी पावर से एक डीमन की प्रेजेंस को महसूस करता है तो वो बताता है कि डीमन साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन एक लैंड डीमन है, इस वजह से इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम है। ये सुनकर सिजिलिन आइडिया देती है कि फिर भी हमें दूर से हमला करना चाहिए, जिससे वो लाइन जब तक हमारे पास पहुंचेगा तब तक वो ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा। ये सुनकर शिन उसे शाबाशी देता है और सभी लोग जेलस फील करने लगते हैं। वैसे जब वो लाइन उसके पास आता है तो ये लोग उस पर हमला करते हैं। इससे उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया था, क्योंकि वो लाइन वहीं का वहीं धूल में बदल गया और बाद में जो पावर थी वो जमीन में जाकर मिल गई। अभी शिन कह रहा था कि सभी अकेले ही एक एस रैंक डीमन को हरा सकते हैं, उन्हें इस तरह से ग्रुप में अटैक करने की जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद सभी लोग अब सिंगल हैंडली मॉन्स्टर को, मतलब उन सभी डीमंस को खत्म करने लग जाते हैं। जब ये दिन भर डीमंस को खत्म कर लेते हैं तो फिर से टाइम पास करने का समय आ चुका था, मतलब अभी ने शिन की एंगेजमेंट की पार्टी शुरू करनी है। कुछ ही दिन बाद वो एंगेजमेंट की पार्टी शुरू होती है और हम देखते हैं कि सिजिलिन तैयार होकर शिन के सामने आती है। अभी वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। शिन की नजर सिजिलिन की आंखों की तरफ नहीं जा रही थी क्योंकि वो ड्रेस ही कुछ ऐसी है, पर अचानक ही वहाँ सिजिलिन की मदर आ गई और उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। और पार्टी के बाद शिन सिजिलिन को एक अंगूठी गिफ्ट में देता है और ना जाने क्यों पर 5वीं 7वीं बार उसे फिर से प्रपोज करते हुए कहता है कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और वो आज बहुत सुंदर लग रही है। वैसे एक चीज अच्छी है कि यहाँ पर जब वो किस करने वाले थे तो कोई गिरा नहीं, इस वजह से उनकी किस कंप्लीट हुई और इस बार सिर्फ जलन फील हुई। वो तो हुए तुम लोग। वैसे कुछ दिन में शिन के सभी दोस्त वो नो ग्रेविटी मैजिक में मास्टर हो चुके थे, मतलब अब वो भी हवा में उड़ सकते हैं और एयर मैजिक के थ्रू खुद की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज तो पक्की है कि नो ग्रेविटी स्पेल से उनकी बॉडी से ग्रेविटी हट जाती है, लेकिन कैल्शियम पर ग्रेविटी हमेशा पड़ती रहेगी अगर एडिटर वीडियो से दुश्मनी ना निकाले तो। इस चीज का प्रूफ तुम्हें मिल जाएगा। वैसे अब तभी सीन चेंज होकर स्ट्रॉम पर आता है, जो कि अभी अपनी डेमोनिक आर्मी के सामने बैठा हुआ था। अभी इन लोगों ने लगभग सभी सिटीज को तबाह कर दिया है, सिर्फ डीमंस का जो एम्पायर है उनकी कुछ मेन सिटीज बची हुई हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय करना रह गया है। अब स्टॉर्म के साथ जो लड़की घूमती रहती है वो उससे पूछ रही थी कि तुम्हें तो सिर्फ नोबल से नफरत है, आखिर फिर तुमने कुछ चुनिंदा सिटीज की कॉमनर्स को टारगेट क्यों बनाया। इसी से ये बात क्लियर थी कि स्टॉर्म उन सिटीज के कॉमनर से भी नफरत करता है और असल में इन सभी को उसका पास्ट नहीं पता, इस वजह से ये स्टॉर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते। स्टॉर्म यहाँ पर अनाउंसमेंट करता है कि वो शिन का जो एम्पायर है उन पर और हमला करेंगे और उसके बाद फिर से वो इस तरह से ह्यूमन पर हमला करना छोड़ देंगे। ये सुनकर एक डीमन आ भी आता है और उनसे पूछने लगता है कि हमारे पास तो पावर है, हम तो पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हैं, फिर आकर सिर्फ उसी एम्पायर से क्यों लड़ रहे हैं। हम तो बाकी सिटीज को भी अपना बनाकर हमारी आर्मी को और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन स्टॉर्म का मकसद नहीं है, वो मना कर देता है और कहता है कि जो उसका साथ नहीं देना
चाहता वो यहाँ से जा सकता है। ये सुनकर कुछ डीमंस वहाँ से चले गए थे। हालांकि मेजोरिटी अभी भी स्टॉर्म के साथ है। वैसे स्टॉर्म के साथ खड़ी वो लड़की आखिर पूछ ही लेती है कि आखिर वो एम्पायर से इतना नफरत क्यों करता है, जिसके बाद स्टॉर्म अपनी पूरी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि उसकी लाइफ का और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो जब अपने गाँव से बाहर गया था तो लोगों ने उसकी वाइफ को मार दिया। इस वजह से वो उन सभी लोगों से बदला लेना चाहता है। उसका बदला इतना ज्यादा है कि वो पूरे एम्पायर से बदला लेगा, नोबल और कॉमनर से भी। उसका बस एक ही मकसद है, उसे अपने बेटे को खत्म करना है। अब ये चीज मुझे नहीं पता कि आखिर ये मकसद पूरा करके उसे मिलेगा क्या, लेकिन बस उसने ये सोच रखा है। बस इसके बाद हम उस जेस्ट नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अभी स्टॉर्म का साथ दे रहा है और पहले उस दूसरे एम्पायर का साथ देता था। अभी वो अपने एक दूसरे साथी से कह रहा था कि स्टॉर्म का एक ही मकसद है जो कि जल्दी पूरा होने वाला है, इसलिए हमें स्टॉर्म को कोई दूसरा मकसद भी देना होगा। वो कहता है कि हमें उस एम्पायर पर हमला करना होगा जहां शिन रहता है। इससे जब शिन उस फाइट में इन्वॉल्व होगा तो स्टॉर्म को भी वॉर में हिस्सा लेना पड़ेगा। वैसे हर तरफ जाने जा रही है और वहाँ उन लोगों की सेरेमनी खत्म नहीं हो रही। अभी अगस्त की इनहेरिटेंस सेरेमनी चल रही थी, मतलब कि आगे चलकर वो किंग बनेगा, इसलिए अभी उसे क्राउन प्रिंस बनना है। अभी इसी के लिए किंग ने एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी जहाँ वो कपड़ा वगैरह उठाया जाता है। बाद में अगस्त से कस्में वादे खिलाई जाती हैं कि वो आगे चलकर किंगडम के लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। खैर जब वो ऐसा कर रहा था तभी इतने में ही वहाँ एक आदमी भागते हुए आता है जो कि दूसरी कंट्री का है, मतलब दूसरे सिटी का है। वो ये बताने आया था कि उनकी सिटी पर कुछ डीमंस ने हमला कर दिया, या यूं कह लो कि उनकी सिटी को लगभग तबाह कर दिया। ये सुनकर गार्ड तो उसे पहले ही रोक देते, लेकिन अगस्त उसे आगे आने देता है। वो कहता है कि डीमन से रिलेटेड किसी भी बात को छुपाने की जरूरत नहीं, ये बात सबके सामने होगी। अभी जब डीमंस के बारे में वो जनता सुनती है तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, पर अगस्त उनसे कहता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं। इन डीमन से लड़ने के लिए वो बहुत समय से ट्रेनिंग कर रहा है। इतना कहकर वो शिन और अपने सभी दोस्तों को आगे आने का कहता है। साथ ही अपनी वो न्यू यूनिफॉर्म, जिसे एक तरह से गियर भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें कई तरह के एन्चेंटमेंट स्पेल का यूज किया है, उस वाली यूनिफॉर्म को बाहर निकाल कर दिखाता है। सभी लोग अभी बहुत मोटिवेट थे और स्टाइल मार रहे थे। खैर अगस्त शिन को आगे आकर एक स्पीच देने का कहता है जिसमें शिन वही बात कहता है कि वो सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। खैर शिन ने एक बात बहुत कूल की, उसने यहाँ डीमन का नाम नहीं लिया, उसने डायरेक्टली यही कहा कि उसके लोगों के बीच में जो कोई आएगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना कहने के बाद शिन ने भी अपने गियर पर से कपड़ा हटा दिया था, जिसके बाद वो और उसके सभी दोस्त एंटी ग्रेविटी स्पेल की मदद से हवा में फ्लोट करना शुरू करते हैं कूल लगने के लिए, और फिर सीधा उस सिटी की तरफ निकल जाते हैं जहाँ डीमंस हमला कर रहे थे। वैसे इन लोगों से पहले हम वहाँ पहुंच चुके थे। हम देखते हैं कि अभी वहाँ के गार्ड्स पहले से ही तैयार खड़े हुए थे। अचानक ही इस हवा में एक सिग्नल मिला और ये लोग समझ गए कि डीमंस इनके नजदीक आ चुके हैं। सामने ही एक डीमन की बहुत बड़ी आर्मी थी। वो लोग अभी मैजिकल पावर से इनकी वॉल, जो कि प्रोटेक्शन वॉल होती है, उस पर हमला कर रहे थे, पर उस वॉल पर कुछ स्पेल है जिनकी वजह से अभी तक वो वॉल टूटी नहीं। खैर कुछ ही देर में हम देखते हैं कि कुछ डीमंस इनके किंगडम के बीच घुस चुके थे जो कि सिविलियंस पर हमला कर रहे थे। इस बीच एक लेडी अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी। अचानक उसके पीछे दो डीमंस पड़ गए और लगभग उन्होंने उस लेडी को पकड़ ही लिया था। वो लेडी उनसे माफी मांग रही थी, वो भी उस चीज के लिए जो कि उसने की ही नहीं। वो कहती है कि उसे जिंदा छोड़ दो और उनमें से एक तो कहता है कि तुम नहीं बचने वाली। इतने में ही उसके मुंह पर एक लात पड़ती है और वो वहाँ से दूर फेंक जाता है। और दूसरी तरफ अगस्त और साथ ही उसके सभी दोस्त वहाँ उस किंगडम में पहुंच चुके थे। अभी किंगडम के सेंटर में खड़ा होकर अगस्त ये अनाउंस करता है कि वो नया क्राउन प्रिंस है और वो उन लोगों को कुछ नहीं होने देगा। अभी ये चीज सुनने के बाद किंगडम के लोगों के अंदर एक होप आ चुकी थी और वो सभी जोर जोर से अगस्त का नाम चिल्ला रहे थे। वैसे दूसरी तरफ वहाँ कुछ दूरी पर लॉरेंस, मतलब वही आदमी जिसे जेस्ट ने भेजा था इन सभी डीमंस को इस किंगडम पर हमला करने का कहकर, वो अभी शिन और उसके दोस्तों की पावर से थोड़ा हैरान है। खैर वो समझ चुका था कि ये लोग कमजोर नहीं है। वैसे इसी बीच वहाँ दूसरी तरफ हम शिन और सिजिलियन को देखते हैं। अभी जिन लोगों को चोट आई है उन लोगों को हील करने के लिए शिन सिजिलियन को भेज रहा है। सिजिलियन जाने से पहले कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, जिस पर शिन हाँ करता है। वैसे दूसरी तरफ लिन और एलिसा दोनों ही अभी उस किंगडम के अंदर जो डीमंस मौजूद है उनका पता लगा रहे थे, क्योंकि सिटी वॉल्स अभी बची हुई है, लेकिन कुछ डीमंस अंदर घुस चुके हैं जिनमें से कुछ को इन्होंने मार दिया है। लेकिन अभी एलिस को एक और डीमन की प्रेजेंस महसूस हुई। अभी इन्हें लगता है कि वहाँ सिर्फ एक ही डीमन है, इसलिए ये उससे लड़ने के लिए चली जाती है। वहाँ पहुंचकर जब इनकी उस डीमन से मुलाकात होती है तो लड़ने से पहले वो डीमन कहने लगता है कि आखिर उस बड़ी बड़ी बातें करने वाले क्राउन प्रिंस ने मुझे लड़ने के लिए दो फ्लैट गर्ल्स को क्यों भेजा।
ये सुनकर एलिस को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। इस वजह से वो उस डीमन को जिंदा जलाने का फैसला करती है। हालांकि लिन ने उसका गुस्सा शांत कर दिया था, क्योंकि इस तरह के डायरेक्ट फायर अटैक से पीछे की बिल्डिंग्स को भी डैमेज पहुंच सकता है, मतलब कि घरों को भी डैमेज पहुंच सकता है। वैसे अचानक ही उस डीमन ने इन पर हमला कर दिया था, लेकिन ये शील्ड बनाकर उस हमले को रोक लेती है। वो डीमन इनसे कहता है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाकर किचन में खाना बनाओ, मुझे अभी कुछ पावरफुल लोगों को हराना है। हालांकि इस बात से फिर से उसको गुस्सा आ जाता है। इस बार वो अपनी पावर को सही तरह से इस्तेमाल करते हुए वही सेम फ्लेम अटैक जमीन से निकालती है, जिससे सच में उसने उस डीमन को जिंदा जला दिया था। वैसे ऐसा नहीं है, इस किंगडम में सिर्फ एक दो ही डीमंस थे। दूसरी साइड अभी और भी डीमंस हैं, जिनसे यूरी और टोनी मिलकर फाइट कर रहे हैं। साथ ही बाकी टीम मेंबर्स ने अलग अलग दो दो टीम बना रखी है। सिर्फ सिसिलियन है जो कि वाउंडेड लोगों को हील करने में लगी हुई थी। इस बीच हम शिन को देखते हैं, जिसकी नजर अभी कुछ डीमंस पर पड़ती है और वो उन्हें कुछ सेकंड्स में खत्म कर देता है। वैसे जिस तरह से शिन की नजर उन डीमंस पर पड़ रही थी, सेम वैसे ही अभी लॉरेंस की नजर भी शिन पर पड़ चुकी थी। वो अभी बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो शिन की वीकनेस के बारे में कैसा पता लगाए, क्योंकि बिना वीकनेस के शिन को हराना उसे नामुमकिन सा लग रहा है। वैसे इस बीच हम अगस्त और मारिया के पास आते हैं, जो कि अभी किंगडम में जब डीमंस को ढूंढ रहे थे तो अभी उन्हें किसी भी डीमन की प्रेजेंस महसूस नहीं होती। अचानक ही लेकिन उनके सामने एक डीमन आ जाता है। वैसे वही डीमन है जो कि स्टॉर्म की आर्मी को छोड़ कर गया था, क्योंकि इसका सपना था कि ये बाकी किंगडम्स पर भी हमला करेगा, जिससे कि उसकी आर्मी बड़ी हो सके। खैर अभी के लिए अपने सभी दोस्तों का बदला लेने की इच्छा रखकर ये अगस्त को खत्म करने का प्लान बनाता है, क्योंकि अगर उसने अगस्त की गर्दन काट दी तो उसके सारे दोस्त डर कर भाग जाएंगे। इसका मतलब डीमंस इस किंगडम को भी जीत लेंगे। यही सोच कर वो हमला करने वाला था, पर उसके हमले करने से पहले मारिया ही हमला कर देती है। पर वो डीमन अपने ही दो दूसरे डीमंस को यूज करता है एज अ शील्ड और मारिया के हमले को रोक लेता है, और बाद में हमला करते हुए मारिया को एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन मारिया ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो प्रोटेक्टिव गियर है, मतलब वो इस तरह के फिजिकल अटैक से बहुत ही इजीली बचा लेते हैं। यही देखते हुए वो डीमंस, वैसे उसका नाम फैब्रो है, वो डिसाइड करता है कि वो मारिया के उन बॉडी पार्ट्स पर हमला करेगा जो कि उस कपड़े से कवर नहीं है, मतलब कि उसका मुंह। तुम और कुछ मत सोचना। यहाँ वो हमला कर रहा था, लेकिन फिर भी मारिया उसके सभी हमलों को रोक लेती है। मारिया अपने कुछ खास स्पेल का इस्तेमाल भी करती है, लेकिन फैब्रो को भी उन हमलों से कुछ नहीं होता। बाद में इसका कारण पता चलता है, असल में फैब्रो के पास एक खास आर्मर की पावर है, जो कि एक तरह से एक बैरियर है, और ये बैरियर शिन की पावर से क्रिएट है। अभी ये चीज देखकर वो हैरान थे, लेकिन वो शिन के दोस्त हैं, इस वजह से उन्हें शिन के पास कुछ सीक्रेट्स पता है। उन्हें पता है कि शिन के इस बैरियर को किस तरह से रोका जा सकता है। इस वजह से वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और एक साथ हमला करते हैं। उनकी इंटेंस मैजिक पावर से वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो चुका था, मतलब कि इन्होंने उस शील्ड को ब्रेक कर दिया था। बाद में मारिया हमला करती है, लेकिन उसके फायर अटैक के बाद भी फ्रेबो किसी तरह से खड़ा हो जाता है। पर अचानक ही अर्स ने पीछे से लाइटनिंग अटैक करते हुए उसकी बॉडी में एक होल क्रिएट कर दिया और उसे वहीं जान से मार दिया। देखा जाए तो ये फ्रेबो था। देखा जाए तो ये जो फ्रेबो था ये बाकी डीमंस का लीडर था, और फ्रेबो का लीडर है लॉरेंस, वो जो कि अभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो अभी शिन पर नजर रखा है और ये समझ चुका है कि सिर्फ शिन ही उनके लिए खतरा नहीं है, बल्कि शिन के दोस्त भी हैं जो कि उसके डीमंस को बहुत ही आसानी से मारते जा रहे हैं। वैसे लॉरेंस का भी बॉस है जो कि जेस्ट है। जेस्ट ने ही लॉरेंस को वहां भेजा था। जेस्ट खुद यहाँ नहीं आया, वो किंगडम के बाहर से यहाँ पर नजर रखे हुए है। वो समझ चुका था कि उनके सभी डीमंस मारे गए। इसका मतलब अब किंगडम सेफ है, लेकिन जितने भी डीमंस बचे हुए हैं उन्हें जिंदा निकालना होगा। इसी के लिए वो भी अपने साथ स्टॉर्म के साथ घूमने वाली उस लड़की को लेकर आया था। वो उससे हेल्प मांगता है, जिसके बाद वो लड़की अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए किंगडम में एंट्री लेती है, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। वैसे अगला पार्ट के लिए इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाओ।